अगर आपको पता चले कि आप Brought to you by Infinix. इन्फिनिक्स लाया है साल के सबसे धमाकेदार डील सिर्फ फ्लिपकार्ट पर। अपनी सुविधा के मुताबिक चुना जा रहा है कि इजरायली नागरिकों का दर्द बढ़ा है जिन्हें घरों में घुसकर मारा गया, बच्चों की हत्याएं की गई, लोगों को अगवा किया गया, या फिर फिलिस्तीनियों का दर्द बढ़ा है जिनके घर पर हमास के ठिकाने बताकर जमींदोज किया जा रहा है, एयर स्ट्राइक्स हो रही है। एक पक्ष पर हुई हिंसा को हथियार की तरह इस्तेमाल कर दूसरे पक्ष पर हो रही बर्बरता के लिए तर्क तैयार किया जा रहा है। इस कंफ्यूजन की एक झलक हिंदुस्तान में भी नजर आ रही है। बीजेपी एक तरह से बुनाना चाहती है हमास इक्वल्स टेरर इक्वल्स इस्लाम, ताकि यहाँ आप अपनी राजनीति करके सभी मुसलमानों को डिमोनाइज करें। इस समय पे अगर आप इस इशू को ज्यादा बढ़ाएंगे, पब्लिक में इस इशू पे पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस वोट के लिए बढ़ाएंगे, तो आप समाज को बांटेंगे। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में जाकर कहा था घर में घुसकर मारा है, तो उनकी एक तरह से स्ट्रॉन्ग लीडर की छवि बड़ी, और उनमें और नेतन्याहू के बीच में बड़े आप देखेंगे कुछ चीजें हैं समान है। जिस तरह की घटनाएं हमास ने वहां की, वो इट इज समथिंग विच इज नथिंग टू डू विद इस्लाम, इट इज अ प्योर एक्ट ऑफ टेरर। एंड इफ द कांग्रेस ने उसको साइलेंस रख के अपने पे अटैक बुलवाया है। कांग्रेस समझे कि हमास का नाम न लेकर या आतंकवाद का नाम ना लेकर आपको मुस्लिम वोट बैंक मिलेगा, तो ये उनकी गलती है। लड़ाई जितनी जमीन पे लड़ी जा रही है उतना ही ट्विटर स्पेस पे लड़ी जा रही है। मणिपुर पे 5 महीनों से हिंसा हो रही है। What have we been able to do? Our so-called hard state is unable to even prevent an MLA from being beaten up in the heart of Imphal. तो बहुत सारे ऐसे देश हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज है जो अपना अपना ओपिनियन ट्विटर के थ्रू इस तरह जता रहे हैं कि हम ही हैं जो सच कह रहे हैं। पर अगर आप इजराइल वर्सेस हमास के बैटल को एक डोमेस्टिक बैटल बना दे, तो ये बहुत डेंजरस होगा। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर आतंकवादी हमला किया तो इस दुनिया की मॉरल बैंक्रप्सी सामने आ गई। अपनी सुविधा के मुताबिक चुना जा रहा है कि इजरायली नागरिकों का दर्द बढ़ा है जिन्हें घरों में घुसकर मारा गया, बच्चों की हत्याएं की गई, लोगों को अगवा किया गया, या फिर फिलिस्तीनियों का दर्द बढ़ा है जिनके घर पर हमास के ठिकाने बताकर जमींदोज किया जा रहा है, एयर स्ट्राइक्स हो रही है। एक इमारत के मलबे से बच्चों की लाशें निकलती नहीं तो दूसरी इमारत को गिरा दिया जाता है। आप एक पक्ष के दुख पर बोलेंगे तो आपसे तुरंत पूछ लिया जाता है कि आप दूसरे पक्ष के दुख पर कब बोलेंगे, इससे पहले तो उसने ये किया था। और एक पक्ष पर हुई हिंसा को हथियार की तरह इस्तेमाल कर दूसरे पक्ष पर हो रही बर्बरता के लिए तर्क तैयार किया जा रहा है। इस कन्फ्यूजन की एक झलक हिंदुस्तान में भी नजर आ रही है, जहां सरकार कुछ कहती है और सरकार चलाने वाली पार्टी कुछ और। विदेश मंत्रालय के बयान का संतुलन प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी के लोगों के बयानों से गायब है। वही कांग्रेस दूसरे चरम को छू रही है। पार्टी के बयान से हमास के आतंकी हमले का जिक्र ही गायब हो गया। ये कैसे हुआ कि सवाल पर कांग्रेस नेता कुछ साफ बता नहीं पा रहे हैं। ये सारी चीजें भारतीय राजनीति और उसके बदलते चरित्र के बारे में क्या बताती हैं? क्या अब हमारे यहाँ गांधी के साहस की जगह खालिस पॉलिटिकल कन्वीनियंस ने ले ली है? इसी पर हम बात करेंगे आज नेता नगरी में। हम मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुए टिकट वितरण पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले बात इजराइल की। इजराइल में जो कुछ हुआ और उसके बाद हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है उससे डिस्कस करने के लिए हमने 4 मेहमानों को दावत दी है। पहले मेहमान हमारे राजदीप सरदेसाई, कंसल्टिंग एडिटर, इंडिया टुडे टेलीविजन। बहुत बहुत स्वागत है राजदीप सर आपका। दूसरे मेहमान राहुल श्रीवास्तव, न्यूज़ डायरेक्टर जिस न्यूज़। तीसरे मेहमान हमारी गीता मोहन है, एग्जीक्यूटिव एडिटर, इंडिया टुडे टेलीविजन। अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर लगातार इनकी नज़र रहती है। कई इन्होंने दौरे किए हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की खबरों को कवर करने के लिए विदेश के। चौथे मेहमान हमारे प्रोफेसर मुश्ताक हुसैन, बिट्स लॉ स्कूल मुंबई में आप पढ़ाते हैं। इससे पहले DU में पढ़ा चुके हैं, JNU से आपकी स्वयं पढ़ाई हुई है और इंटरनेशनल रिलेशंस के मामले पर आपकी पकड़ है। इजराइल में आप कुछ वक्त रहे भी हैं, तो वहाँ के फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस भी आपके पास हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चारों मेहमानों का। राजदीप सर, पहले हम एक ओपनिंग रिमार्क आपसे चाहते हैं। आपने इससे पहले के वक्त में भी देखा है कि जब जब इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में कोई भी घटना हुई हो, चाहे वो पहला इंतफादा हो, चाहे वो दूसरा इंतफादा हो, या कोई जैसे अब हम देख रहे हैं हमास ने एक आतंकवादी हमला किया, उसके लिए कोई और शब्द इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। नॉन कॉम्बैटेंट्स को, सिविलियंस को उनके घरों में घुस के मारना, उनके घरों से ड्रैग करना, अबडक करके एनिमी टेरिटरी में ले जाना, और वहाँ से जिस तरह की खबरें आ रही हैं उसको अनइक्विवोकली कंडेम करने की ज़रूरत है। लेकिन हमने ये देखा कि हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह से इन घटनाओं पे रिएक्ट किया जा रहा है उसमें पॉलिटिकल कन्वीनियंस
नजर आ रही है और पहले से कहीं ज्यादा नजर आ रही है। इस ट्रेंड को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए निखिल, बिल्कुल मुझे लगता है कि दोनों हमारे जो मेन नेशनल पार्टीज हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं, आप कहिए बदमाशी या कहिए हमारी जो डिप्लोमेटिक स्टैंड है, उससे हटकर अपनी राजनीति की है। अब आप देखिए प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री ने 2 ट्वीट्स किए इजराइल की घटना को लेकर। दोनों में इजराइल के साथ उन्होंने पूरी तरह से सहानुभूति जताई, सॉलिडेरिटी जताई, जो बिल्कुल सही है, क्योंकि इजराइल को एक आतंकवादी हमला का निशाना बनाया गया था। तो जो ट्वीट्स आए उससे कोई इतराज नहीं है, लेकिन कहीं जो फिलिस्तीन को लेकर, जो वहां की स्टेटहुड को लेकर, जो वहां जिस तरह से इतने सालों तक इजरायली ऑक्यूपेशन आप कहिए हुआ है, उस पर एक चुप्पी साधी रही और एमईए को आखिर में एक स्टेटमेंट जारी करनी पड़ी, जहां उन्होंने फिलिस्तीन स्टेटहुड की बात भी कही और एक रेड लाइन भी कह दी कि आतंकवाद के हम खिलाफ हैं। इसके पहले ऐसा लगा जैसे भाजपा और मोदी सरकार पूरी तरह से इजराइल के साथ है और फिलिस्तीन का जो स्टेटहुड का मामला है उससे दूर हटकर उन्होंने अपनी बात रखी। इससे सवाल उठे कि क्या हमारी जो रणनीति रही है इतने सालों की कि हम पूरी तरह से 2 स्टेट फॉर्मूला की 2 स्टेट होने चाहिए, इजराइल फिलिस्तीन, और फिलिस्तीन स्टेटहुड को जो समर्थन दिया है, क्या उससे हटकर हम बात कर रहे हैं? और इसके पीछे भी एक कारण हो सकता है। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है निखिल, जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब यूएस और यूके वेस्टर्न कैपिटल्स में एक तरह से 2002 के दंगों के बाद उनको एक तरह से आइसोलेट किया गया। वीजा का सवाल उठा, वो वहां नहीं जा पाए। लेकिन 3 ऐसे देश थे जिन्होंने एक तरह से मोदी जी के साथ अच्छे संबंध किए। एक थे चीन, दूसरी जापान और तीसरे इजराइल। और खास करके इजराइल और नेतन्याहू के साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप मोदी जी की बन गई और उसी पर्सनल रिलेशनशिप के दायरे हमारे और इजराइल के बीच में आप देखेंगे संबंध बहुत अच्छे हुए। हमने इजराइल को 1992 में रिकॉग्नाइज किया पहली बार, जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। लेकिन जो हमारे रिश्ते वाकई बड़े हैं वो मैं कहूंगा मोदी जी के पिछले 8 साल में बने हैं। 2017 में आपको ध्यान होगा मोदी जी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने जो इजराइल चले गए और 2017 में एक बड़ी तस्वीर लगी थी, वो और नेतन्याहू जी बीच पर चल रहे थे, हाथ में हाथ मिलाकर। लोगों ने कहा ये नया ब्रोमांस है। और नेतन्याहू और मोदी जी की जो पर्सनल केमिस्ट्री है उसका कहीं ना कहीं हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस इजराइल के साथ पर असर हुआ। इसलिए मुझे लगता है जो ट्वीट्स आए प्रधानमंत्री कार्यालय से वो पूरी तरह से नेतन्याहू का समर्थन कर रहे थे इजराइल का। लेकिन फिलिस्तीन में जो हुआ है या पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारे जो पैलेस्टाइन अथॉरिटी के साथ जो पुराने संबंध है उसको कहीं ऐसा लगा शुरुआत में नजरअंदाज किया जा रहा है और उसको मुझे लगता है ध्यान में रखकर एमईए ने बड़ी सूझबूझकर एक डिप्लोमेटिक टाइट रोप वॉक जिसे कहते हैं, कूटनीतिक बड़ी समझदारी से अपनी स्टेटमेंट बुधवार के दिन निकाली। दूसरी तरफ अब आप कांग्रेस लीजिए, कांग्रेस की परेशानी क्या हुई? कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने इंदिरा गांधी के काल में, मैं इसलिए इतिहास में जा रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1974 में इंदिरा गांधी के टाइम पे भारत वो पहला नॉन अरब स्टेट बना जिसने पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉग्नाइज किया। 80 में एम्बेसी भी बनी जब इंदिरा गांधी फिर से आई और 84 में जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन होता है तो यासिर अराफत आए थे यहाँ और रो पड़े थे और आपको राखी बांधती थी इंदिरा गांधी। क्योंकि बिल्कुल परसों मैं गया था यहाँ के पैलेस्टीन दूतावास से मिलने, उन्होंने कहा आप जानिए यासिर अराफत अगर किसी भी एक नेता को मानते थे वो थी इंदिरा गांधी। तो बड़े अच्छे संबंध हुआ करते थे पैलेस्टीन के साथ और 1988 में वी वर अमंग द फर्स्ट कंट्रीज, पहले देश थे जिन्होंने पैलेस्टाइन को एक तरह से स्टेटहुड को रिकॉग्नाइज किया। तो हमारे कांग्रेस की जो इतिहास था, इनका कांग्रेस का जो इतिहास था वो था कि हम फिलिस्तीन के नजदीक हैं, कोल्ड वॉर का जमाना था, नॉन अलाइंड मूवमेंट का जमाना था और यासिर अराफत को हमने एक तरह से पोस्टर बॉय बना दिया जहां कई देश बाकी देश कई ऐसे थे जो उनको आतंकवादी मानते थे। तो उस इतिहास के परिप्रेक्ष्य में आपको कांग्रेस देखिए क्या स्टेटमेंट करती है। पहले दिन संडे के दिन जब ये आतंकवादी हमला होता है उसके एक दिन बाद जयराम रमेश बड़ा अच्छा स्टेटमेंट करते हैं
उन्होंने टेररिस्ट अटैक को भी कंडेम किया और भारत का जो लंबा जो एक सफर है फिलिस्तीन स्ट्रगल के साथ जो महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू के समय से जाता है उस पर उन्होंने जोर दिया। अगले दिन क्या होता है, सोमवार के दिन CWC की मीटिंग होती है और उस कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग किस लिए बुलाई गई? कास्ट सेंसस को लेके। कास्ट सेंसस पर मीटिंग होती है, लेकिन मीटिंग जैसे खत्म हो रही है, रमेश चेन्निथाला जो केरल कांग्रेस से आते हैं, वहां पूर्व मंत्री रहे हैं, केरल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, वो कहते हैं ये देखिए आपको रेजोल्यूशन में केवल कास्ट सेंसस की बात नहीं करनी पड़ेगी, मुझे लगता है ये जो इजराइल और हमास के बीच में हुआ है उस पर भी बात होनी चाहिए और उस पर भी रेजोल्यूशन में बात होनी चाहिए। आपने सिक्किम में बाढ़ की बात की है, इस पर भी बात करें। तो इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे, जो मेरी जानकारी है, कांग्रेस प्रेसिडेंट कहते हैं कि देखिए ये जो हमने मीटिंग बुलाई है ये कास्ट सेंसस पर है, ये हमने इजराइल पर जो हमला हुआ है उस पर नहीं बुलाई है, इस पर हम अलग एक रेजोल्यूशन पास करेंगे। लेकिन जो होता क्या है कि रेजोल्यूशन जब हमारे मीडिया के सामने आता है, एक पैराग्राफ उसमें इजराइल के मामले पर आता है जिसमें ना हमास का जिक्र है ना आतंकवाद का, और जिक्र किसका होता है? फिलिस्तीन की जो स्ट्रगल है, जो लड़ाई है, उसके साथ समर्थन। जब मैंने किसी कांग्रेसी को पिछले 2-3 दिनों से मैं पूछ रहा हूं कि आपने हमास का जिक्र क्यों नहीं किया उस रेजोल्यूशन में, आतंकवाद का क्यों नहीं, एक ने कहा नहीं क्लेरिकल एरर थी, दूसरे ने कहा नहीं एक गुफ अप हुआ, तीसरे ने मुझे कहा किसी की ये मिसचिफ है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं एक चीज फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर व्यूअर्स हम जानना चाहते हैं कि फ्रॉम योर एक्सपीरियंस आप बताएं कि एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है कांग्रेस और उनका एक स्टेटमेंट आया है इतने सेंसिटिव इशू पे, क्या वहां क्लरिकल एरर पॉसिबल है? और अगर कोई क्लरिकल एरर कर दे तो उसका क्या होगा फिर? नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने किसी को यही कहा, मैंने कहा ये कैसे आप, इसीलिए तो मैंने इस पर एक वीडियो भी 2-3 दिन जो बीजेपी ग्रुप्स में वायरल हो गया है, मैंने उस वीडियो में कहा कि आप महात्मा गांधी की पार्टी हैं, महात्मा गांधी ने जो जरूर फिलिस्तीन के लोगों के साथ एक तरह से अपना समर्थन दिया था, लेकिन वो कभी हिंसा के हमेशा हिंसा के खिलाफ थे, वो नॉन वायलेंस तो उनका आर्टिकल ऑफ फेथ था। और अब जब हमास इस तरह का एकदम टेरिबल हॉरिफिक अटैक करता है, आतंकवादी हमला करता है, तो आपका एक शब्द नहीं आता उस रेजोल्यूशन में, और आप मुझे कहते हैं ये क्लेरिकल एरर था, गुफ अप था, तो कौन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो उन्होंने कहा राजदीप जी ये हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन जो आपने बात कही वो सही है, कई कांग्रेसी नाखुश है जिस तरह से रेजोल्यूशन पास हुआ है। रेजोल्यूशन में हमास और आतंकवाद का जिक्र होना चाहिए था, और आप देखेंगे खड़गे जी ने उसके बाद शशि थरूर, मनीष तिवारी, अन्य कांग्रेस नेताओं को कहा है कि जो फॉरेन अफेयर्स पर जानकार है कि आप जाकर लोगों को कहिए कि कांग्रेस पार्टी आतंकवाद के सख्त खिलाफ है, ऐसा नहीं है कि हम हमास को फ्री पास दे रहे हैं। हाँ, हम फिलिस्तीन लड़ाई के साथ जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे, और ये सही बात है कि उनके खिलाफ, फिलिस्तीन लोगों के खिलाफ जो अत्याचार इतने सालों से इजरायली आर्मी ने किया है उसका भी जिक्र होना चाहिए। लेकिन क्योंकि अभी हमास ने जो अटैक किया उसको भी हम कंडेम करते हैं, लेकिन ये बात की बात है, सवाल ये है कि मंडे में ये कैसे घुस गया। तो और एक नेता मुझे कहता है, देखिए राजदीप जी प्रॉब्लम क्या है कांग्रेस में कि हमारे कुछ नेता अभी भी 70 और 80 के दशक में हैं, जिस दशक में हमने इजराइल को रिकॉग्नाइज भी नहीं किया था और हम पीएलओ और पैलेस्टाइन के साथ थे पूरी तरह से। दुनिया बदल गई है, हमारे कुछ नेता नहीं बदले हैं। मैं ये कहूंगा एक बार फिर कि जयराम रमेश ने बिल्कुल सही स्टेटमेंट की थी संडे को, अगर कांग्रेस चाहती तो वही स्टेटमेंट दोहराती। अब इस नए स्टेटमेंट को किसने कैसे घुसा दिया, क्या ये वाकई क्लेरिकल एरर है, और अगर है तो कौन जिम्मेदारी लेगा? तो ये सब सवाल उठ रहे हैं। मैंने कई कांग्रेसी नेताओं से बात की जिन्होंने कहा हम बिल्कुल इससे सहमत नहीं है कि आप हमास को अलग कर सकते हैं, हमास और टेरर को आपको की कड़ी निंदा करनी पड़ेगी, और इसी तरह से आपको निंदा करनी पड़ेगी जो इजरायली फोर्सेस ने फिलिस्तीन में इतने सालों से किया है। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं कहूं, एक नेता ने मुझे कहा ये सब ठीक है, आप हमें सवाल ये सब पूछ रहे हैं, लेकिन आप प्रधानमंत्री से पूछिए कि मणिपुर पर कितने महीने लगे उनको अपनी चुप्पी तोड़ने के लिए। मैंने कहा देखिए ये मणिपुर की बात पर हमने प्रधानमंत्री से सवाल पूछे, आज आपसे पूछ रहे हैं। तो मुझे लगता है आपका जो सवाल था
प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि उनके पुराने रिश्ते नेतन्याहू से हैं, उन्होंने इजराइल से घनिष्ठ संबंध रखे हैं, उन्होंने एक तरह से शुरुआती स्टेटमेंट की, वो स्वाभाविक है इजराइल के पक्ष में थी, लेकिन बाद में जो सेकंड स्टेटमेंट आनी चाहिए थी वो उसमें शायद वो अगर फिलिस्तीन का भी जिक्र करते तो वो कंप्लीट स्टेटमेंट होती, जिस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की स्टेटमेंट गुरुवार के दिन आई है। दूसरी तरफ मुझे लगता है कांग्रेस को भी सोचना चाहिए कि हम 2023 में हैं, हमारे रिश्ते इजराइल के साथ है, हमारी हमदर्दी होनी चाहिए। जिस तरह से लोगों को मारा गया है, बच्चों को मारा गया है, नो वन कैन सपोर्ट इट। हमास इज अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन इन द वे इट हैज एक्टेड, और हमने पैलेस्टाइन अथॉरिटी और हमास के बीच में एक डिफरेंशिएशन करना चाहिए, जो नहीं किया, और मुझे लगता है ये कांग्रेस की गलती थी। तो दोनों, और क्योंकि बीजेपी एक तरह से बुनाना चाहती है हमास इक्वल्स टेरर इक्वल्स इस्लाम, ताकि यहां आप अपनी राजनीति करके सभी मुसलमानों को डिमोनाइज करें, तो ये बीजेपी की गलती है उनकी राजनीति की। और अगर कांग्रेस समझे कि हमास का नाम ना लेकर या आतंकवाद का नाम ना लेकर आपको मुस्लिम वोट बैंक मिलेगा, तो ये उनकी गलती है। मुझे लगता है इनसे आपको कोई वोट बैंक ना मिलेगा, ना हिंदू वोट बैंक, ना मुस्लिम वोट बैंक। आतंकवाद इस आतंकवाद। आपने दोनों पार्टियों ने एक साथ एक स्वर में हमास की निंदा करनी चाहिए और डिमांड करना चाहिए कि जो सोल्यूशन है पैलेस्टाइन के लिए, 2 स्टेट सोल्यूशन, उसको अमल करें। इजराइल मस्ट एक्ट ऑन इट, मस्ट नॉट वायलेट इंटरनेशनल लॉ। ये दोनों तरफ से अगर हम बात करते तो मुझे लगता है हमें एक ज्यादा ताकत मिलती है, एक मॉरल हाई ग्राउंड मिलती। राउत सर, आपके पास आना चाहते हैं। हम ये समझना चाहते हैं कि आप अपने अनुभव के आधार पर बताएं कि हिंदुस्तान में किस तरह पॉलिटिकल करेक्टनेस का वजन क्रमशः कम हुआ है। पुराने जितने स्टेटमेंट्स हम देख रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के लीडर्स हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के या जनसंघ के लीडर्स हों, उनके बातों में एक बैलेंस आपको नज़र आता है। उनकी बातों में आप ये देखेंगे कि वो एक्नॉलेज करते हैं जो यहूदियों के साथ में कत्लेआम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुआ, उन्हें अपनी ज़मीन से उजाड़ कर मार डाला गया, कैंप्स में रखा गया, और उस मजबूरी में उन्हें फ़िलिस्तीन की ओर जाना पड़ा, और उसमें बाकी कारण भी हैं। लेकिन उसके साथ में इस बात को वो क्वालिफाई करते थे, वो ये भी कहते थे कि फ़िलिस्तीनियों पर ज्यूस को थोपा नहीं जा सकता है, क्योंकि वहाँ उस ज़मीन पे पहले से भी तो लोग रहते आ रहे हैं। इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, कभी एक तराजू भारी तो कभी दूसरा तराजू भारी, ये होता रहा है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि क्रिस्टल क्लियर आपको नज़र आ रहा है, चाहे वो बीजेपी की तरफ से आए ट्वीट्स हों, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर के रिस्पॉन्सेज हों, या फिर कांग्रेस का जो उन्होंने स्टेटमेंट निकाला वो हो, उसमें आप देख रहे हैं कि बिल्कुल एक पक्ष आपको गायब नज़र आता है। तो ये जो पॉलिटिकल करेक्टनेस हमारे यहाँ से हवा हुई है, उसके क्या क्या वजह पा रहे हैं आप, स्पेसिफिकली इजराइल फिलिस्तीन में जो चल रहा है उसके कॉन्टेक्स्ट में? ये जो एक्ट ऑफ टेरर था, इसको एक प्रेजेंट किया गया एक्ट ऑफ टेरर के लिए, बिकॉज दे वांटेड टू प्रेजेंट टेरर। और टेरर को प्रेजेंट इसलिए किया गया, एक सर्टेन फैक्शन है, आप देखिए अब्राहम अकॉर्ड हो रहा था, अगर वो हो जाता एक सेंस ऑफ आइसोलेशन बनता। कुछ प्लेयर्स डेफिनेटली इसमें इंटरेस्टेड थे इस एक्ट को लेकर के। अब आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर आइए तो आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से क्या फीलिंग आ रही है आपको कि पाकिस्तान बैकफुट पे आ गया है। इंडिया एज ए मस्कुलर मिलिट्री नेशन एंड एज ए मस्कुलर नेशन विद ए मस्कुलर फॉरेन पॉलिसी, तो एक सेंस ऑफ हमारा स्ट्रेंथ दिख रहा है कि हमने जब पुलवामा हुआ तो हमने बालाकोट करके ठोक दिया। उसके बाद से 9 सालों में हमने टेरर एक्ट को हमने कम कर दिया। लेकिन अगर आप देखें कि आईसिस और हमास और पाकिस्तान के एलिमेंट्स के पीछे हट जाने के बाद जो एक लल आया है, इसका डेफिनेटली कहीं ना कहीं ग्लोबल फैक्टर्स पे इंपैक्ट होएगा और होता रहा है। अगर आप देखें तो 2000 के जो इंतिफादा था जो पैलेस्टीन का, उसका इंपैक्ट कश्मीर में एक समय पे दिखाई दिया था जब स्टोन पेल्टिंग शुरू हो गई थी। वो एग्जैक्टली वही मॉडल इंपोर्ट हुआ था। उसके बाद आईसिस के जब एक आईसिस इमर्ज्ड एज ए वेरी कॉन्वोल्यूटेड ट्विस्टेड हीरो ऑफ अ सर्टेन सेगमेंट ऑफ पीपल, तो आपने देखा था कि 18 लोग एक बार में हिंदुस्तान से चले गए थे आईसिस में शामिल होने के लिए। और इस बार भी यही परिप्रेक्ष्य अगर देखें तो ये दिस इज ए कॉल टू ए सर्टेन सेगमेंट जो कि एग्रीव्ड फील कर रहा है एट अ टाइम इन इंडिया, जिस समय पे आप देखिए कि माइनॉरिटीज के अंदर स्पेशली यूथ के अंदर एक बहुत ज्यादा बड़ी आइसोलेशन की भावना आ चुकी है। दे फील एलिनेटेड एंड आइसोलेटेड। ऐसे में कुछ ना कुछ एलिमेंट जो हैं, ये अपील उनके लिए है, ये अपील पाकिस्तान के लिए है। पाकिस्तान के तमाम लोग जो कि आज बैकफुट पे जाके पेट्रोल 300 350 रुपए किलो, आटा 200 रुपए किलो, इन सब की बात कर रहे हैं,
और वो पहली बार आर्मी और सरकारों को क्वेश्चन कर रहे हैं विज़ कश्मीर एंड इंडिया पॉलिसी, और वो कह रहे हैं साहब मेरी रोटी पहले दो। ये कॉल उन लोगों के लिए है, दिस कुड वेल हैव एन इम्पैक्ट ऑन दीज सेगमेंट्स हु आर फीलिंग एग्रीड, क्वेश्चनिंग द वेरी मोटिव्स। अब अगर आप देखिए कि आप ये देखिए कि चाइना के साथ हमारा क्या होता रहा है। चाइना हमारे साथ आता है, हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री के साथ गुजरात जाता है, जी जिनपिंग जाते हैं और मोदी जी के साथ जाते हैं, वो चूल्हा और झूला होता है, और उसके बाद क्या होता है कि आपको गलवान हो जाता है। आप एक लल में आ जाते हैं, कॉम्प्लेसेंस आ जाती है कि साहब अब हमने जितना कर सकते थे पॉसिबली उतना कर लिया। कारगिल, ये बंबई में जो अटैक हुआ था मुंबई में कसाब वाला, उसमें क्या हुआ था, बातचीत हो रही थी, हमने सोचा कि हमने कश्मीर टाइट कर दिया है, हिंटरलैंड में शायद अटैक हो जाए, तो रिचर्ड हेडली जो डेविड हेडली जो सारी रेकी करके किया था, सीआईए ने हमें बता दिया था कि ऐसा हुआ है, वी डिडंट जॉइन द डॉट्स। नाउ इन द इंडियन सेक्टर, क्या आपको नहीं लगता कि दिस इज गॉट ए पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक थ्रेट पाकिस्तान से, चाइना से, हमारा सी लैंड बॉर्डर इतना ज्यादा है उसमें। अब उस परिप्रेक्ष्य में देखिए कि पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है। नाउ एक तरफ से इजराइल के साथ पोजिशनिंग करके हम अपनी मस्कुलर नेशनल वो जो पॉलिसी है हमारी ना नेशनल सिक्योरिटी की, उस मस्कुलर पॉलिसी को हम बढ़ावा दे रहे हैं। एक तरफ बीजेपी के लिए बड़ा सूटेबल है कि इजराइल का साथ मतलब एक हार्ड स्टेट, व्हाट यू रियली नीड इज अ स्मार्ट स्टेट। निखिल, आपको हार्ड स्टेट, एवरी हार्ड स्मार्ट स्टेट इज ऑल्सो अ सिक्योरिटी हार्ड स्टेट। लेकिन हम क्या है प्रेजेंट करते हैं कि अब नेशनल सिक्योरिटी के मामले में एक हार्ड स्टेट है, हम टफ ऑन टेरर हैं, टफ ऑन XYZ या ऑर्गेनाइज क्राइम्स हैं। अब उसके अंदर थ्रेट यह है कि हम उस इजराइल का साथ लेके एक डायरेक्शन में एक जनरल ओपिनियन बना रहे हैं। मान लीजिए अभी एक कोई अटैक होता है, जैसे कि सिक्योरिटी एजेंसीज को आशंका है, उसमें ये जो मस्कुलर फॉरेन पॉलिसी और मस्कुलर नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज हैं, इसको बहुत बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज मिलेगा और वो ठीक नहीं होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस जैसी पॉलिटिकल पार्टी का रिस्पॉन्स है तमाम, देखिए छोटे मोटे ग्रुप जब कोई पॉलिटिकल लाइन लेते हैं लेकिन उनको बहुत तवज्जो नहीं देनी पड़ती, उनके छोटे कंपल्जन होते हैं। जो कांग्रेस जैसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिन्होंने देश की फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी 1947 से ड्राइव की है, उनको ज्यादा एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। पीएलओ का दफ्तर असदुद्दीन ओवैसी ने नहीं खोला था साहब दिल्ली में, उसको कांग्रेस ने खुलवाया था। उसके बाद इजराइल से जो अकॉर्ड हुआ था, रिकग्निशन हुआ था, वो कांग्रेस ने करवाया था साहब। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्पीच चल रही है, उस टाइम पे वो हमारी सरकार की पॉलिसी थी, और वही कांग्रेस जो है बाद में आकर के इजराइल की एलाई बनती है। मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे साहब, ही वॉज इन एक्टिव मोड विद इन फाइनेंशियल टाइज विद इजराइल एक समय पे ना। उस संदर्भ में अगर हम आज ये लाइन लेते हैं तो हम क्यों ले रहे हैं? हम ये लाइन इसी लाइन से ले रहे हैं जो मैंने पहली बात कही कि एएमयू में जब एक अभी प्रोटेस्ट निकलती है तो ये तमाम लोगों के आईटी सेल्स और एक बहुत सारे जो देश के नए खैरखा हैं वो उतर करके क्रिटिसाइज करते हैं कि आप पैलेस्टाइन के लिए प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं साहब? पैलेस्टाइन के लिए प्रोटेस्ट करना गलत नहीं, पैलेस्टाइन के हक और हुकूक के लिए हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट होना सही है। लेकिन उसमें एक नारा लगा था कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। कांग्रेस की जो ये पॉलिसी है ना, ये इंडिकेट कर रही है कि वो उस एक सेंस ऑफ अपीजमेंट की तरफ जा रही है, लेकिन वो एक बहुत गलत काम कर रही है। हिंदुस्तान के मुस्लिम ने हमेशा सही चॉइसेस ली हैं 1947 से लेकर के आज तक, और वो ये दिखाना चाह रही है कि फिलिस्तीन में जो हो रहा है उसको लेकर के हिंदुस्तान का मुसलमान एक डायरेक्शन में जा सकता है, सेन पॉलिटिकल चॉइसेस नहीं लेगा। आई थिंक ये कमियां जो आ रही हैं ये हिंदुस्तान को पॉलिटिक्स की तरफ एक ऐसे विभाजन ले जा रही है जो कि हमारे लिए फ्यूचर चैलेंजेस बनाएंगे। ठीक है, बस मुझे इसमें एक चीज जोड़नी है कि जो ओनस ऑफ पॉलिटिकल करेक्टनेस या सेन चॉइसेस है उसको हमें बराबरी से अप्लाई करना पड़ेगा, अगर मुसलमानों पे तो बाकी धर्मों पे भी। राजीव सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं बीच में मैंने देखा, लेकिन मैं पहले राहुल सर की बात पूरी होने देना चाहता था। नहीं, मैं राहुल जी ने जो कहा उसको आगे लेकर जाना चाहता हूं। देखिए, क्योंकि अगर आप मोदी जी का कार्यकाल देखें, बोथ एज गुजरात चीफ मिनिस्टर एंड एज प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कुछ अपने सामने कुछ मॉडल्स रखे। ये जो गुजरात मॉडल की बात होती है, वो मॉडल जो है वो कई देशों से उन्होंने बोरो करने की कोशिश की है, बाकी देशों से,
जैसे इकोनॉमिक मॉडल आप लीजिए, मोदी जी को लगता है कि सिंगापुर मॉडल जो है वो एक तरह से वो गुजरात में कोशिश कर रहे थे कि हम एक सिंगापुर मॉडल इकोनॉमिक मॉडल बनाकर भारत में ले आए, जिसमें स्टेट की तो भागीदारी होगी, प्राइवेट सेक्टर को ऐसा नहीं है कि छूट मिलेगी, लेकिन स्टेट का एक रोल होगा और प्राइवेट सेक्टर का रोल होगा। लेकिन मुझे इकोनॉमिक फोकस करके आगे देश को लेना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को एक तरह से बढ़ाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रिवन प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की एक मॉडल, आप उसे थोड़ा बहुत चीन से भी लिया गया, थोड़ा बहुत सिंगापुर से भी लिया गया। लेकिन जहां तक नेशनल सिक्योरिटी की बात आई, स्ट्रेटेजिक इश्यूज की बात आई, जो राहुल जी ने कहा हार्ड स्टेट, उस मॉडल को मोदी जी आगे लेकर जाना चाहते थे कि आतंकवाद के साथ कोई भी समझौता नहीं हो सकता। ये जो कांग्रेस के राज में बिरयानी खिलाते थे टेररिस्ट को, उससे हम उससे हटकर एक तरह से हार्ड स्टेट की तरह उनको टक्कर देंगे आतंकवादियों को। 26/11 पर भी आपको याद होगा कि मोदी जी खुद आए थे ताजमहल के बाद, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हमें बिल्कुल डटकर मुकाबला देना है आतंकवाद के सामने। और जब पुलवामा हुआ तो वो बालाकोट में एयर स्ट्राइक्स करवाए, ये दिखाने के लिए कि हमने घर में घुसकर मारा है। अब ये जो उनका डॉक्ट्रिन है, ये उन्होंने एक तरह से इजराइल से लिया है। वो प्रभावित हुए थे क्योंकि वो, अगर आप देखिए, जब भी वो इजराइल गए या बातचीत हुई इजराइल की, उन्होंने कहा देखिए इजराइल ने कैसे डटकर आतंकवाद का सामना किया है। और इजरायली सर्वेलेंस इक्विपमेंट, मैं आपको बताऊं, 2010 में जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, इजराइल ने सर्वेलेंस इक्विपमेंट, फोन टैपिंग वगैरह वहां गुजरात की सरकार को दिया था। और बड़ी मेरे किताब में मैंने लिखा है, अमित शाह जी गृह मंत्री थे, उन्होंने अपने पुलिस अफसर को दिखाया था एक डेमोन्स्ट्रेशन की किस तरह से ये हो सकता है। उस पर आपको याद होगा जब पेगासस मामला 2 साल पहले हुआ था, तब भी सवाल उठे थे, क्या ये मटेरियल जो है हमने इजराइल से ली है। इजराइल इज आवर 4th लार्जेस्ट पार्टनर व्हेन इट कम्स टू आर्म्स इंपोर्ट्स टुडे। तो इजराइल के साथ मोदी जी ने एक मॉडल बनाया था कि इजराइल जो है वो एक ऐसा देश है जिन्होंने आतंकवाद का सामना किया है। और उनके जो बीजेपी के समर्थक जो है वो कहेंगे केवल आतंकवाद नहीं, लेकिन इस्लामी आतंकवाद। और वहां पाकिस्तान आ जाता है कि जैसे हमास है वैसे लश्कर है, जैसे जो इमेजेस आपको अल्लाह अकबर या हिजबुल्लाह या ईरान के रेडिकल एलिमेंट्स मिलते हैं, उस तरह के हमारे भी साउथ एशिया में कुछ एलिमेंट्स हैं। तो उनके खिलाफ एक लड़ाई करनी है, एक जंग करनी है। अब क्या हुआ है, इस आतंकवादी हमला जिस तरह से हमास ने किया है, उन्होंने एक तरह से इजराइल की कमजोरी भी जताई है इस स्ट्रॉन्ग स्टेट की, लेकिन उन्होंने एक तरह से यह भी कहा कि ये खतरा है, ये इस्लामिक टेरर अभी भी एक खतरा है, केवल आईसिस नहीं है, हमास भी है, हमारे बैकयार्ड में लश्कर है, हमें इन सब के खिलाफ एक तरह से एक अलायंस करना है। तो इस पॉलिटिक्स जो हो रही है, ये करने की कोशिश हो रही है कि देखिए हम अगर एकजुट ना रहे, हार्ड स्टेट ना रहे, अगर कल कांग्रेस आ जाएगी, अब आप देखिए सोशल मीडिया पर तो यही चल रहा है ना, अगर कल कांग्रेस आ जाएगी तो ये आतंकवाद हमारे देश में, मैं यही जानना चाह रहा था सर कि जैसे इसके पहले इलेक्शंस में हमने देखा, जब उत्तराखंड में और हिमाचल में, माफ कीजिए मैं, हो सकता है मैंने राज्यों के नाम गलत लिए, लेकिन बार बार स्टेटमेंट्स आए कि रूस यूक्रेन युद्ध में भारत ने जिस तरह से फोन करके युद्ध रुकवाया या नहीं रुकवाया, उसके MEA के हिसाब से ऐसा कुछ हुआ नहीं था। लेकिन इस बात को बहुत डिस्कस किया गया कि देयर वाज अ कॉल, उसके बाद लड़ाई रुकी, उसके बाद बच्चे बचा के लाए गए, और बड़ी तारीफ हुई इंडियन फॉरेन पॉलिसी की डोमेस्टिक मतलब इलेक्शंस में, स्टेट इलेक्शंस में, वो जनरल इलेक्शंस भी नहीं थे। हम जानना चाहते हैं कि क्या आप देख रहे हैं, ये जो अभी 5 राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, टिकट्स बढ़ गए हैं, कैलेंडर हमारे सामने आ गया है, क्या आपको लगता है कि ये दोनों तरफ के अंधे हो सकते हैं जिनके हाथ में कोई बटेर लग गई हो? देखिए ऐसा है कि ये 5 इलेक्शन, मुझे लगता है आप देखेंगे, और आपने हिमाचल का जिक्र किया, क्या आपको लगता है इसका कोई असर हुआ? वहां स्टेट इलेक्शंस लोकल इश्यूज पर लड़े जाते हैं, वो लोकल इश्यूज को आपको पकड़ के उनको आगे लेकर जाना पड़ता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या हुई है, इन 5 चुनावों के पहले कांग्रेस ने कहा है जाति जनगणना होनी चाहिए, हम हर राज्य में करेंगे। यही CWC मीटिंग जो सोमवार के दिन बुलाई गई थी, वो कास्ट सेंसस के लिए बुलाई गई थी। और इंटरेस्टिंग क्या है कि राहुल गांधी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस ली
और उनके बगल में कौन थे? भूपेश बाघेल, सिद्धारमैया, अशोक गहलोत, तीनों जो हैं जो ओबीसी से आते हैं, एक सुखविंदर सिंह सुक्खू थे। लेकिन उस मीटिंग में यह कहा गया कि जब भी कांग्रेस की सरकार अब आएगी वो कास्ट सेंसस सर्वे करवाएगी और 50% का जो लिमिट है सुप्रीम कोर्ट का वो भी हटाएगी। तो कांग्रेस ने अब तय किया है कि इन चुनाव में हम ये कास्ट कार्ड खेलने वाले हैं। अब बीजेपी का उसका क्या रिएक्शन होगा? बीजेपी ने तो प्रधानमंत्री ने कहा है ये हिंदुओं को बांटने की एक साजिश है। उसके साथ साथ ये कहा गया है कि एक नेशनल सिक्योरिटी जो है ये हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बीजेपी बार बार कहती है कांग्रेस की तुलना में हमने नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत कुछ किया है। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे इतने आतंकवादी हमले हुए, अब देखिए कश्मीर हो या कहीं भी हो हमने उन पर एक तरह से काबू किया। उस परिप्रेक्ष्य में जब इजराइल के सामने ये होता है तो बीजेपी जाएगी और कहेगी देखिए बीजेपी जाकर कहेगी देखिए आप चौकन्ने रहिए, अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो ये आतंकवादी यहां भी आ सकते हैं। तो आप ये जो ग्लोबल इस्लामिक टेरर का जो हवा है ये लोगों में डर फैलाने की कोशिश करते हैं। अब ये जरूर पुलवामा और बालाकोट के बाद जरूर चला 2019 जनरल इलेक्शंस में और वहां मस्क्यूलर लीडरशिप की बात हुई, जैसे प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में जाकर कहा था घर में घुसकर मारा है। तो उनकी एक तरह से स्ट्रांग लीडर की छवि बढ़ी और उनमें और नेतन्याहू के बीच में बड़े आप देखेंगे कुछ चीजें हैं समान है। आई ऑफन से नेतन्याहू, somebody told me कि नेतन्याहू इज मिस्टर मोदी ऑन स्टेरॉइड्स, क्योंकि उन्होंने भी उसी तरह से अपनी एक तरह से राय, उन पर भी आलोचना की गई है कि वो एक तरह से ऑटोक्रेटिक है, मस्क्यूलर नेशनलिज्म में उन्होंने अपने सभी विरोधियों को खत्म किया है, जुडिशरी पर वहां सवाल उठे हैं और एक एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट एक बड़ा है वहां। उसी तरह से यही आलोचना मोदी जी के विरोधी यहां करते हैं। तो इस माहौल में चुनाव के पहले आप जरूर जाकर कुछ तो बीजेपी के नेता जरूर कहेंगे कि नेशनल सिक्योरिटी को बीजेपी ने जिस तरह से प्राथमिकता दी है कांग्रेस ने नहीं दी है, इसलिए आप हमें वोट दीजिए। अब ये इशू मुझे लगता है निखिल आप जनरल इलेक्शंस में लोगों के सामने ले जा सकते हैं। स्टेट इलेक्शंस में नैरेटिव जो सेट होते हैं हर स्टेट में अलग होते हैं, लोकलाइज्ड होते हैं और इसी वजह से मुझे नहीं लगता हम अपने सोशल मीडिया पर और स्टूडियो में बात करेंगे इजराइल में, लेकिन जनता के बीच मुझे नहीं लगता ये इतना कोई बड़ा मुद्दा बनेगा, चुनावी मुद्दा इस बार। ठीक है, हमें दो तीन चीज़ें डॉक्टर साहब से पूछनी, लेकिन पहले मैं चाहता हूं राहुल जी ने सुना राजदीप सर की क्या राय थी। आने वाले ये जो 5 राज्यों के चुनाव हैं उनका कहना है कि शायद ये जनरल इलेक्शन में ज़्यादा रेलेवेंट साउंड करे। आप क्या सोच रहे हैं सर, क्या ये जो कास्ट सेंसस वाला एक सवाल बीजेपी के सामने खड़ा हो गया था कि वो किस पाले में आए? प्राइम मिनिस्टर ने 2-3 बार अपनी बात रखी कि अगर सबसे बड़ी आबादी अगर किसी की है तो वो गरीबों की आबादी है और हमें उस तरह से सामाजिक न्याय के बारे में सोचना चाहिए, आर्थिक न्याय के बारे में सोचना चाहिए। कास्ट सेंसस को लेकर के जिस तरह से बात हो रही है उसे उन्होंने तोड़ने की साजिश बताया। तो दिख रहा था कि वो सोच रहे हैं, अपनी एक ओपिनियन बिल्ड कर रहे हैं। ये जो स्टेटमेंट सामने आया था ऐसा नहीं लगता था कि इस लाइन पे बीजेपी बहुत लंबे समय तक के आगे जाएगी और सरवाइव भी करेगी। अब उनके पास में एक जो जिसकी आप बात कर रहे थे कि एक सिक्योरिटी स्टेट, एक मस्कुलर स्टांस, हिंदुस्तान को कैसे सुरक्षित रखना है, हिंदुस्तान के दुश्मनों को किस तरह से डील करना है, उसको लेकर के एक रेलेवेंट टॉपिक उनके हाथ में आया है। क्या आपको लगता है कि इसकी रेलेवेंस आगे हो सकती है इलेक्शंस में? देखिए निखिल, वोटर जो है और जो नेता है या पॉलिटिकल पार्टी है जी, क्या है कि कभी भी आशिक जो नेता है वो आशिक है जी, और वोटर जो है वो हसीना है। तो ये जो आशिक है ये हसीना के पास एक गुलाब का फूल लेके नहीं जाता, ये पूरा एक गुलदस्ता बना के जाता है और उस गुलदस्ते में तमाम तरह के फूल हुआ करते हैं, कोई रिझाने का, कोई लाभार्थी का फूल, कोई धर्म का फूल, कोई जात का फूल। तो क्या है कि कांग्रेस भी जैसे कि एक फूल निकाल दिया, उसने हमास का फूल अपने गुलदस्ते में से निकाल दिया, एक तरह का नुकसान हो सकता है। वैसे ही बीजेपी इसको लिए बिना जाएगी ये नहीं कहा जा सकता, वो जरूर जाएगी क्योंकि ये एक नेचुरल एलिमेंट है कि इसका कहीं ना कहीं एक सबटेरेनियन सबकॉन्शियस इंपैक्ट जो है इन सब चीजों का होता है। ग्लोबल इश्यूज जो हैं वो आज की समय में अनछुआ नहीं रहता। देखिए साहब, ये जो
ये जो इंफॉर्मेशन वॉर शुरू हुई है हमास के हमलों के बाद से, हमास के वीडियोस के जरिए, तो वो हमास ने एक कोशिश की है, उसके बाद इजराइल और इजराइल के समर्थक लोगों ने जो ट्विटर और सारे प्लेटफॉर्म से वॉर शुरू की है, इसको कोई, यानी वो लोग बेवकूफ लोग नहीं है साहब। तो ये जो किया गया, ये लोग बहुत स्मार्ट हैं, इसको पता है कि इसका एक ह्यूमन सबकॉन्शियस में इंपैक्ट होता है। अब मैं अगर ये कहूं कि इसका इंपैक्ट अगर देखें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के चुनाव में होगा, उसके लिए नेता कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी अपनी पोजीशन को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। अब ये राजदीप कह रहे हैं जो कि लोकलाइज्ड इशू है, डोमेस्टिक, ये जो इलेक्शंस होते हैं असेंबली के, ज्यादा लोकल इशू पे होते हैं, मगर क्या है कि कहीं ना कहीं थोड़ा इंपैक्ट जरूर हुआ करता है। तो मैं ये कहूंगा कि इट्स नॉट दैट कि पूरे देश के जो इन चुनाव में जहां जा रहे हैं वहां मुसलमान पूरा वोट एक डायरेक्शन में इसलिए आ जाएगा एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि वो हमास के मामले में चुप रही, वो आई डोंट थिंक दैट्स द डिसाइडिंग फैक्टर। मगर कांग्रेस की कोशिश तो है ना साहब। मुझे एतराज, ये प्रॉब्लम यही आनी चाहिए कि आप मुस्लिम्स को एक कैटेगरी में कर रहे हैं, इजराइल के मस्कुलर इशू को लेकर के, या इजराइल आहत हुआ है, इजराइल पे हमला हुआ है, और इजराइल के जूज वैसे ही हैं जैसे कि हम मेजॉरिटी हैं इस देश के, हम भी अपनी जमीन के हक की लड़ाई पता नहीं कितने 100 साल से लड़ रहे हैं। ये एक जो मैसेज है सबटेरेनियन या बड़ा कैमोफ्लाज सा, ये लेकर के आप पब्लिक में जा रहे हैं, इस पे एक इकोसिस्टम और आर्किटेक्चर बिल्ड किया जा रहा है। इससे लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं ये लगता है कि साहब मेरे घर में पिछले जब से कोविड के कुछ समय बाद से गैस का चूल्हा नहीं आया क्योंकि मेरी सब्सिडी बंद हो गई, मगर मैं ये सोचूंगा साहब इजराइल पे हमला हुआ, इजराइल पे हमला हुआ, ज्यूज को मारा गया, 1200 लोग मारे गए, उसके कारण जो मेजॉरिटी का एक आदमी है वो गैस का चूल्हा उज्ज्वला का खाली देख करके लकड़ी की चूल्हे पर रोटी बना के वोट दे देगा। और वो एक अटेम्प्ट होता है। आई डोंट थिंक इंपैक्ट होगा बहुत ज्यादा, लेकिन इंपैक्ट की कोशिश की जाएगी। लेकिन निखिल, मैं अभी भी ये कहूंगा जी सर कि ये समय हिंदुस्तान के लिए एक बहुत क्रिटिकल टाइम है, और खासकर मोदी सरकार के लिए और हमारी पूरी पॉलिटी के लिए, कि इस समय पे अगर आप इस इशू को ज्यादा बढ़ाएंगे, पब्लिक में इस इशू पे पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस वोट के लिए बढ़ाएंगे, तो आप समाज को बांटेंगे, और ऐसे समय पे बांटेंगे जिसके कारण से ये जो वॉर चल रही है इंफॉर्मेशन की पूरी, इसमें लोग सक इन होंगे। और ये हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स, आप देखिए कि जितनी फ्लाइट्स जाती थी एयर इंडिया की तमाम तेल अवीव के लिए और तमाम उस इलाके में, वो कैंसिल हो गई। हमारा तमाम ट्रेड इंपैक्ट होने वाला है थोड़े समय में। कि ये अगर पूरा स्ट्रगल लंबा चलता है, जो स्ट्राइफ है उस रीजन का, ये हमारी इकोनॉमी जो कि तीसरे नंबर की होने वाली है, क्या उसके लिए इंपैक्टफुल नहीं होगा? बिल्कुल। क्या यूक्रेन के बाद ऐसा नहीं होगा कि हम जो सेटबैक दुनिया में लेके चल रहे थे, क्या ये सेक्टर का स्ट्राइफ दोबारा हमारी इकोनॉमी के लिए सेटबैक नहीं होगा? और क्या वो मोदी सरकार के लिए सेटबैक नहीं होगा? क्या वो राज्य सरकारों के लिए सेटबैक नहीं होगा? तो इसको पॉलिटिकल हवा देके जनता तक ले जाके इसको मुद्दा बनाना जो होगा, वो सिक्योरिटी वाइज, इकोनॉमी वाइज और सोशो इकोनॉमी वाइज हमारे देश के लिए बहुत बुरा होगा। मैं एक छोटी सी बात ऐड कर दूं प्लीज सर। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री राजस्थान गए अपना चुनावी दौरे के लिए, उन्होंने कन्हैया लाल की बात की थी, जिनको मुस्लिम टेररिस्ट कहिए, उनको रेडिकल एलिमेंट्स ने मारा था नुपुर शर्मा के इंसिडेंट के बाद, और उन्होंने उसका जिक्र किया और उसका एक तरह से कहा कि देखिए ये कांग्रेस सरकार थी और ये सब हुआ। तो कहीं ना कहीं वो जोड़ना चाहते थे मुस्लिम अपीसमेंट पॉलिटिक्स, एक तरह से कि आप सॉफ्ट ऑन टेरर है। हालांकि अशोक गहलोत का कहना है हमने जितने भी लोग थे अपराधी थे उनको तुरंत गिरफ्तार किया, लेकिन आप एक मैसेज देना चाहते हैं कि कांग्रेस इज सॉफ्ट ऑन टेरर। ये मैसेज आप राजस्थान में देंगे, तेलंगाना में आप क्या कहेंगे? असदुद्दीन ओवैसी जो है उन्होंने क्यों चुप्पी साधी है हमास पर, वो भी ही इज पार्ट ऑफ दिस पैन इस्लामिक थ्रेट, एक तरह से आप कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा, अगर कोशिश तो होगी, लेकिन चुनाव
जो लोकल हैं वो लोकल इश्यूज पे लड़े जाते हैं। गैस के आपके गैस सिलेंडर का दाम क्या है, कौन महंगाई पर जोर दे रहा है, कौन बेरोजगारी पर जोर दे रहा है, ये मुद्दे। इसके साथ इतना आसान प्रधानमंत्री या किसी भी व्यक्ति को फिलिस्तीन को किनारे करना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि बाकी अरब देश देखिए ना, हमने मॉडरेट अरब देश के साथ बहुत अच्छे रिश्ते बनाए हैं। ये मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी की बड़ी कामयाबी रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़े अच्छे रिश्ते यूएई के साथ बनाए, सऊदी अरब के साथ बनाए। ये मॉडरेट स्टेट्स हैं, अरब स्टेट्स। उन्होंने भी कोशिश की है इजराइल के साथ अपने संबंध इंप्रूव करने के लिए। यही एक कारण भी बताया जा रहा है कि हमास ने जो किया वो इसलिए किया कि वो सऊदी अरब और इजराइल के बीच जो नॉर्मलाइजेशन की दिशा में जा रहा था उस पर रोक लगाए। अब हम जब अच्छे रिश्ते बना रहे हैं इन देशों के साथ, और ये देश फिलिस्तीन पर वो पब्लिकली उनके साथ रहेंगे, प्राइवेटली जो भी हो, पब्लिकली तो है वो फिलिस्तीन के साथ, हम फिलिस्तीन को किनारे नहीं कर सकते क्योंकि हमें एक अरब देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने हैं। और ये इसी वजह से आप इसे ज्यादा चुनाव में भी बुना नहीं सकते। आप टारगेट कर सकते हैं, हमास को जरूर कर सकते हैं, लेकिन आप फिलिस्तीन लोगों को नहीं किनारे कर सकते। अगर उन पर इजराइल बड़ा हमला करे और कई लोग मर जाए, जो मरे हैं, बच्चे मरे हैं, हमारी मीडिया केवल दिखा रही है जो इजराइल में हुआ है, लेकिन हमें यह भी दिखाना पड़ेगा जो फिलिस्तीन में हुआ है। डॉक्टर साहब, अब आपसे कुछ सवाल हमारे हैं जिनका ताल्लुक हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स से भी है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से भी है। हम पहले तो यही जानना चाहते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन का पूरा विषय तो एक नेता नगरी के एक सेक्शन में या कई नेता नगरियों में भी डिस्कस करके हम सही बात तक पहुंच जाएं बहुत मुश्किल है, लेकिन हम जितनी चीज़ों को छू पाएँ उतने पर बात करने की हमारी कोशिश रहेगी। हम जानना चाहते हैं कि जैसे राजदीप बता रहे थे कि इंडियन पॉलिटिक्स में आपको एक्ट ऑफ कमीशन ओमिशन दिख रहे हैं क्योंकि उनकी लोगों की पॉलिटिक्स को ये सारी चीज़ें सूट कर रही हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ कि 7 अक्टूबर के बाद से जितने रिएक्शंस आपको पूरे दुनिया से आते नज़र आ रहे हैं, वो अफ्रीका हो सकता है, यूरोप है, यूएस है, और जो इमीडिएट विसिनिटी है इजराइल की, जहाँ पे उनके डिप्लोमेटिक संबंध लगातार सुधर रहे थे पूरे अरब वर्ल्ड से, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड से, उसमें आप किस तरह के द्वैत को देख रहे हैं कि वहाँ पे भी क्या ये समस्या आ रही है देशों के सामने, वर्ल्ड लीडर्स के सामने, कि उन्हें किस पाले में खड़ा होना है? जैसे भारत के केस में राजदीप सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, यही मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया की कंट्रीज में जो इजराइल के नेबर्स है वहाँ भी हो रहा है। सब अपने पिछले कई दशकों से उनकी जो पॉलिटिक्स थी इजराइल की तरफ या फिलिस्तीनियों की तरफ, उसी ढर्रे पे चल के वैसे रिएक्ट कर रहे हैं। कुछ अरब कंट्रीज हैं जिन्होंने इजराइल के साथ अपने संबंध कई दशकों से सुधारे हैं, जैसे इजिप्ट है या जॉर्डन है। इन कंट्रीज ने इन देशों ने जो रिएक्शन दिया है वो थोड़ा सा ज्यादा बैलेंस्ड आता है। वो उन्होंने थोड़ी निंदा करी है और साथ साथ इजराइल को एक तरफ से इजराइल की तरफ सहानुभूति दिखाई है, लेकिन साथ साथ ये भी कहा है कि इजराइल जिस भी तरह का मिलिट्री एक्शन लेता है गाजा में, उसको भी थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा बैलेंस में रखना चाहिए। दूसरी तरफ ईरान है जो 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद से बहुत ही कट्टर तौर पे अमेरिका और इजराइल के खिलाफ है, तो उन्होंने उसी ढर्रे पे जवाब दिया है, उसी ढर्रे पे उन्होंने स्टेटमेंट्स दिया है, चाहे वो ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी हो या उनके सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई हो। उन्होंने इजराइल को ही जिम्मेदार ठहराया है इस बर्बरता के लिए भी जो हमास ने किया है, और साथ में अपनी सहानुभूति सिर्फ हमास की तरफ और फिलिस्तीनियों की तरफ दिखाई है। यही किया है सीरिया की तरफ से, इसी तरह का बयान आया है लेबनान की तरफ से। इंटरेस्टिंग ये देखने में आता है कि पिछले 4-5 सालों में कुछ खाड़ी के देश ऐसे हैं, अरब देश ऐसे हैं जिन्होंने इजराइल की तरफ थोड़ा से कदम बढ़ाया है अपने रिश्ते नॉर्मलाइज करने के लिए, चाहे वो 2020 का जो अब्राहम अकॉर्ड्स था, उसके बाद यूएई हो या बहरीन हो, या अभी हाल फिलहाल में जैसे सऊदी अरब की बात चल रही है। ये वो देश हैं जिन्होंने अपने आप को एक थोड़ी मुश्किल परिस्थिति में पाया है, क्योंकि इन्होंने पिछले 1.5 साल में इजराइल की तरफ काफी पॉजिटिव रुख अपनाया था। इनके लिए अब मुश्किल हो जाता है इजराइल की तरफ वही पॉजिटिव रुख अपनाए रहना, क्योंकि चाहे इजराइल की तरफ ये जितना अपना रिश्ता अच्छा करना चाहे, इनकी पहली लॉयल्टी अरब सॉलिडारिटी की तरफ है।
इस वजह से ये देखा गया था कि तकरीबन 4 साल तक इन्हीं खाड़ी के अरब देशों ने कतर को गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से बाहर भी निकाला हुआ था, क्योंकि इनके ओपिनियन में ये था कि कतर एक ऐसा देश है जो बहुत खुलकर हमास का सपोर्ट कर रहा है, और बाकी जो अरब देश हैं वो पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन या फिर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के जो प्रेसिडेंट है महमूद अब्बास, उनका ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो ये जो देश हैं, इन्होंने, जैसे अगर हम सऊदी अरेबिया का एग्जाम्पल लें, सऊदी अरेबिया ने 2 दिन लगाए और उसके बाद जो उनका स्टेटमेंट आता है उसमें उन्होंने यही थोड़ा सा बैलेंस बनाने की कोशिश करी है। उन्होंने खुलकर ना तो हमास को क्रिटिसाइज किया, ना ही खुलकर उन्होंने सहानुभूति दिखाई, बल्कि उन्होंने वापस इस तरह की बात करनी शुरू करी कि अगर हम 20 साल पहले देखें तो कैसे सऊदी अरेबिया के जो किंग थे, किंग सलमान, उन्होंने एक अरब पीस प्लान बताया था कि अगर हम अरब पीस प्लान की तरफ ही वापस जाते तो वही लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होगा। तो सऊदी अरेबिया अभी वापस एक कदम वापस ले रहा है, और मुझे लगता है कि वो इजराइल के साथ अपने संबंध सुधारने का जो उनकी मुहिम थी उस पे थोड़ा सा विराम लगाएंगे। यूएई ने भी यही किया है। एक सरप्राइजिंग जो इंटरनेशनल लेवल पे रिएक्शन दिखा है वो अमेरिका का था। अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंथनी ब्लिंकन, वो इजराइल में थे कल। उन्होंने वहां एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजराइल को सहानुभूति दिखाई। उन्होंने कहा कि आपके पास इतनी मिलिट्री कैपेबिलिटी है कि आप अपने लिए लड़ सकें, लेकिन आप ये जानिए कि वी हैव गॉट योर बैक, हम हमेशा आपके साथ हैं। लेकिन इसके बाद उन्होंने 2 बहुत इंटरेस्टिंग से इनडायरेक्ट से 2 कमेंट्स ऐड किए। उन्होंने ये कहा कि हम सपोर्ट करते हैं कि इजराइल के पास पूरा हक है मिलिट्री रिएक्शन का, लेकिन साथ में उन्होंने ये फ्रेज ऐड किया कि दुनिया देखेगी कि इजराइल किस तरह अपना मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट करता है। जो इनडायरेक्टली इजराइल को ये बताना चाह रहे थे वो कि आप ध्यान रखिएगा कि कोलैटरल डैमेज ना हो, यानी जो मासूम सिविलियंस हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बूढ़े हैं, उनको टारगेट में किया जाए। और साथ ही साथ उन्होंने एक दूसरा कमेंट ऐड किया कि अमेरिका इजराइल का सपोर्ट करने के साथ साथ जो लेजिटिमेट एस्पिरेशन है फिलिस्तीनियों का, उनका भी सपोर्ट करते हैं। अब उन्होंने सिर्फ फिलिस्तीनी एस्पिरेशन नहीं कहा, उन्होंने लेजिटिमेट एस्पिरेशन कहा। उन्होंने इनडायरेक्टली फिलिस्तीनियों को 2 गुटों में जो बट गए हैं उसको रिकॉग्नाइज करते हुए कहा कि फिलिस्तीनी जो एस्पिरेशन है उनको 2 ग्रुप रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो सेक्युलर लेफ्टिस्ट महमूद अब्बास और उनसे पहले यासर अराफात, ये रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा है इस्लामिस्ट कंजर्वेटिव, चाहे उसमें हमास है आजकल या उससे पहले इस्लामिक जिहाद और ये सब आते हैं। तो उन्होंने फिलिस्तीनियों के अंदर भी जो महमूद अब्बास के फैक्शन जो रिप्रेजेंट करता है उसको सपोर्ट कर, यानी इनडायरेक्टली उन्होंने ये भी दोबारा से कहा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन मिलिट्री ऑपरेशन के थ्रू नहीं आएगा, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन बातचीत से आएगा, 2 स्टेट सोल्यूशन से आएगा। हम जानना चाह रहे हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस में पब्लिक ओपिनियन, या चाहे वो मुल्कों की ओपिनियन हो या लीडर्स की उनकी खुद की ओपिनियन हो, पर्सनल जो अपने ट्वीट्स कर आजकल करने लगे, हम जानना चाहते हैं कि जो ट्विटर पे वीडियो वायरल करने का जो एक नया चलन आया है, हमास ने जब हमला किया तो उन्होंने अपनी ओर से हमले के वीडियो वायरल किए जिनको सेलिब्रेट किया गया पूरे मुल्क में कई पैलेस्टीनियन एक्सपर्ट्स के द्वारा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि इजराइल का जब हमला हुआ गाजा के ऊपर तो वो भी अपने अटैक के वीडियोस डाल रहे हैं वहाँ पे भी, और वो एक वॉर पॉर्न की तरह पूरे दुनिया में हम सेलिब्रेट होते हुए देख रहे हैं। तो हम ये जो ऑप्टिक्स है ये कैसे प्रभावित कर रहा है जो ग्लोबल लीडर्स हैं, जो मुल्क हैं, उनके बिहेवियर को? क्या इसे आप एक नया फिनोमेना मानते हैं या फिर ये सिर्फ मीडियम बदला है, पहले भी होता था अब भी हो रहा है? मैं यही कहूंगा कि मीडियम बदला है। हमने वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स में सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो 2011 के अरब स्प्रिंग के बाद बहुत ज्यादा देखा था। पहले जब तक सोशल मीडिया या इंटरनेट बेस्ड आउटलेट्स नहीं थे, सरकारों के लिए कंपैरेटिवली बहुत आसान था पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करना, क्योंकि जो लेगेसी मीडिया थी उस पर कंट्रोल करना आसान था। लेकिन अब ये होने लगा है कि लड़ाई जितनी जमीन पे लड़ी जा रही है उतना ही ट्विटर स्पेस पे लड़ी जा रही है। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज है जो अपना अपना ओपिनियन ट्विटर के थ्रू इस तरह जता रहे हैं कि हम ही हैं जो सच कह रहे हैं। आज के पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड में जिसके जितना ट्वीट्स वायरल हो उतना ज्यादा लगता है कि वो सच्चाई के पास है। ट्विटर पे ही अब मुझे लगता है कि ट्विटर और फिजिकल स्पेस को बहुत ज्यादा डिस्टिंग्विश करना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। आप फ्रांस का एग्जांपल देखिए,
फ्रांस एक ऐसी यूरोपियन कंट्री है जो यूनिक है, क्योंकि पूरे यूरोप के सबसे ज्यादा यहूदी फ्रांस में है और पूरे यूरोप के सबसे ज्यादा मुस्लिम्स भी फ्रांस में है। जी, फ्रांस की सरकार ने कल ये निर्देश जारी किया कि पूरे फ्रांस में कहीं भी प्रो फिलिस्तीनी कोई भी प्रोटेस्ट या कोई भी रैली वो नहीं निकालने देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 5 लाख 3 लाख जो वहाँ यहूदी हैं, उनकी सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये डिसीजन लिया। लेकिन ट्विटर पे इसको इस तरह दिखाया गया कि आज इस मौके पे जब एग्रेसर हमास है, अग्रेसर वो हैं जो फिलिस्तीनियों की बात कर रहे हैं, तो हमारी सिंपैथी विक्टिम्स के साथ है और विक्टिम्स यहाँ यहूदी हैं। उन्होंने बहुत ही क्लियर डिस्टिंग्विशन कर दिया है। ये एक प्रॉब्लमेटिक निर्देश हो सकता था जो सरकार का आया है इमैनुअल मैक्रोन का, बट इन लोगों ने उसको जस्टिफाई ट्विटर पे इस तरह किया कि हम बाद में बात करेंगे, हम बात करते आए हैं, सपोर्ट देते आए हैं 2 स्टेट सोल्यूशन को, लेकिन आज ये जरूरी है कि हमारी संवेदना इजराइल के साथ हो। तो पॉलिटिक्स में अपने ओपिनियन को जस्टिफाई करना और उसको प्रमोट करना ट्विटर स्पेस पे आजकल काफी होने लगा है और ये इंटरनेशनल लेवल पे भी दिखता है। मैं ये समझना चाह रहा था कि ये एक मेरा कमेंट है और उसके अंदर एक सवाल भी दर्ज है, आप प्लीज़ करेक्ट कीजिएगा अगर आपको सुन के उसमें एक प्रॉब्लम लगे, और फिर आप अपना रिस्पांस भी रखिएगा। हम जानना चाहते हैं कि जब इस तरह की चीज़ें, जो पोर्नोग्राफी के साथ जो प्रॉब्लम है, वो मेजर प्रॉब्लम क्या है कि वो एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लोगों के दिमाग में दर्ज कर देती है, और फिर जब उनके अपने जीवन में वो अनुभव होते हैं तो वो उसको उससे कंपेयर करके देखते हैं और उन्हें एक हताशा मिलती है और वो उनके रिलेशंस को डिस्टॉर्ट करती है या उनको दुखी करती है। हम जिस तरह की सूचनाएं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, इजराइल और हमास के बीच में, माफ़ कीजिए, लेकिन हमला तो गाज़ा पे भी हुआ है, वहाँ से जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वो भी एक पोर्नोग्राफिक इफेक्ट दे रही हैं। क्योंकि अगर हम सिक्योरिटी स्टेट की तरह कल्पना खुद की कर लें, खुद को इजराइल मान लें और हम भी मान लें कि हमारे भी सारे नेबर्स हॉस्टाइल हैं, तो क्या जिस भाषा में चर्चा हो रही है, जिस तरह से ओपिनियन पोलराइज हो रही है, क्या वो एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन यहां नहीं क्रिएट करेगी कि आपका भी रिस्पांस इस तरह होना चाहिए, एक ऐसा रिस्पांस जिसको कैटेगोरिकली, अनइक्विवोकली वॉर क्रिमिनल बिहेवियर है वो आप देख रहे हैं कि स्कूल्स और हॉस्पिटल्स को भी टारगेट किया गया है। बच्चे अगर इजराइल में मारे गए हैं तो गाज़ा में भी बहुत सारे बच्चों की लाशों की तस्वीरें हैं या वो हॉस्पिटल में काट किए जा रहे हैं। वाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल हो रहा है जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी मानती है कि सिविलियन एरियाज पे उसका इस्तेमाल एक क्रिमिनल होता है, एक वॉर क्राइम होता है। तो हमें जानना चाहते हैं कि क्या आप इस टेंडेंसी को भी देख रहे हैं कि जिस भाषा में चर्चा हो रही है, आने वाले समय में हो सकता आज नेता बोल रहे हैं, कल को लोग बोलने लगेंगे कि आप भी ऐसे ही करो? वो एक थ्रेट, बिल्कुल निखिल, मैं सहमत हूं आपसे, वो एक थ्रेट है। यहां पर प्रॉब्लमेटिक ये हो जाता है कि अगर ऐसा होता है तो हमारी एक्सपेक्टेशन और हमारी कैपेबिलिटी में बहुत अंतर होगा। वो सिर्फ हमारे इंटरनल कैपेबिलिटीज की वजह से नहीं होगा, वो हमारा जो जियोपॉलिटिकल रियलिटी है हमारे नेबरहुड की, उस वजह से भी होगा। इजराइल की आर्मी और इजराइल की इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज जग जाहिर हैं, काफी फेमस हैं, बट उसमें एक छोटा सा एलिमेंट ये भी है कि इजराइल के जो नेबर्स हैं, स्पेशली ऐसे नेबर्स जिनके साथ इजराइल के प्रॉब्लमेटिक संबंध रहे हैं, उनका कोई कंपैरिजन नहीं है हमारे देश के नेबर्स के साथ जिनके साथ हमारे प्रॉब्लमेटिक रिलेशन है। इजराइल ने कभी अपने किसी नेबरिंग स्टेट को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने दिया है। इजराइल के जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वहां पे जीडीपी का क्लोज टू 20% मिलिट्री पे एक्सपेंडिचर नहीं होता है। उनकी स्टैंडिंग आर्मी, उनकी आर्मी की कैपेबिलिटीज उतनी नहीं है जितनी हमारी नेबरिंग स्टेट्स की है। हमारी नेबरिंग स्टेट्स नॉन स्टेट एक्टर्स की तरह गुरिल्ला वॉरफेयर नहीं, प्रॉपर वॉरफेयर में दुनिया के तैयारी उस तरह की है जी, इतनी। हाँ, और उसके अलावा जैसे कल ही मैंने एक वीडियो देखा कि कैसे हमारे इंडियन मीडिया में ये हाईलाइट किया जा रहा था कि इजरायली आर्मी से, आईडीएफ जो है, इजरायली डिफेंस फोर्सेस जो है, उनकी तरफ से जो पहली यूनिट शायद ग्राउंड अटैक में इन्वॉल्व होगी, उसका नाम है सायरेत मक्कल, और उसको कंपेयर किया जा रहा था इंडिया के पैरा कमांडो से, पैरा स्पेशल फोर्सेस के साथ। तो अगर इस तरह के कंपैरिजंस चलते रहते हैं
तो वो डेफिनेटली एक तरह का अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन का प्रेशर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारे पॉलिटिकल एलिमेंट्स पे हो सकता है। ये एक्सपेक्टेशन एक खतरनाक चीज है, क्योंकि उस एक्सपेक्टेशन को रियलिटी में चेंज करना और फ्यूचर में खुदा ना खास्ता कुछ अटैक होता है इंडिया पे, तो ऐसा एक्सपेक्ट करना कि हम भी इस तरह का एक रिटेलिएटरी पॉलिसी अपना सकते हैं, वो बहुत डेंजरस होगा। हमारे जो दुश्मन हैं और हमारे जो ऑपोजिशन में होंगे वो न्यूक्लियर पावर्ड सॉर्ट ऑफ अनस्टेबल स्टेट, जहां मिलिट्री का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में, वो वैसे स्टेट हैं। या फिर अगर हम अपने उत्तर और पूर्व की तरफ देखते हैं तो ऐसा स्टेट जो बिल्कुल क्लोज टू ऑटोक्रेटिक है, लेकिन मिलिट्री कैपेबिलिटी में हमसे आज भी काफी आगे है। तो वो जो गैप होगा एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में, वो बहुत डेंजरस होगा। लेकिन जो आपने कहा कि वो एक्सपेक्टेशन मुझे लगता है कि थोड़ी थोड़ी क्रिएट होती जा रही है। और डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ स्टेट एक्टर्स की तो आप मेरे ख्याल आप नाम नहीं लेना चाहते थे, और क्योंकि आप एक प्रोफेशनल हैं IR के, हमारे पास वो छूट है, आप पाकिस्तान और चीन की बात कर रहे थे। हम जानना चाह रहे थे कि ये तो बिल्कुल एक प्रोफेशनल स्टैंडिंग आर्मीज ये दो मुल्क मेंटेन करते हैं, और हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करने के इनके अलग अलग डिजाइन हैं, जिसका एक हिस्सा उनका मिलिट्री पावर है, बाकी फिर वो और तरह के काम भी करते रहते हैं। हमें जानना चाहते हैं कि अगर कोई डोमेस्टिक इशू हो या डोमेस्टिकली ऐसी कोई घटना हो जिसे एक्ट ऑफ टेरर माना जाए, या कि जो कि एक्ट ऑफ टेरर ही हो अपने आप में, नॉट ओपन टू इंटरप्रिटेशन, क्या वहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन का बोझ नहीं क्रिएट हो रहा है कि आपका भी ऐसा एक क्रशिंग रिस्पॉन्स होना चाहिए कि आप ओब्लिटरेट कर दीजिए जो है, जो घर है, मोहल्ले हैं, उनको मैदान बना दीजिए? मुझे जो ज्यादा डर लगता है कि जो आशंका होती है वो क्रॉस बॉर्डर की वजह से हो रही है, जो मैं कहना चाह रहा था आपसे, चाहे वो नॉन स्टेट एक्टर ही क्यों ना हो। हमारे देश में अगर आप एक इस्लामिक मुजाहिदीन को हटा दीजिए तो जितने भी नॉन स्टेट एक्टर्स की तरफ से टेरर अटैक्स हुए हैं, बर्बरता हुई है हमारे देश में, उनके क्रॉस बॉर्डर लिंक्स हमने एस्टैब्लिश किए हैं, उनके क्रॉस बॉर्डर लिंक्स रहे हैं। मुझे जो आशंका है और जिस मैं बात कर रहा था कि एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के गैप की, मैं वो उस कंटेक्स्ट में कह रहा था कि अगर कुछ डोमेस्टिकली भी होता है, खासकर अगर एक टेरर अटैक होता है, तो उसका कनेक्शन क्रॉस बॉर्डर लिंकेजेस अगर हमें मिलते हैं या नहीं भी मिलते, प्रोजेक्ट किए जाते हैं, तब क्या एक्सपेक्टेशन होगी रिटेलिएशन की। अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्योरली एक डोमेस्टिक उसकी बात करते हैं तो वो इजराइल और फिलिस्तीन के नैरेटिव से एक अलग नैरेटिव हो जाएगा। वो रादर देन एक क्रॉस बॉर्डर टेरर फोर्स पे अटैक करने के बजाय वो कम्युनल वायलेंस की तरफ ज्यादा जाता है। उस तरह का एक्सपेक्टेशन भी बढ़ता हुआ नजर आता है कि किस तरह का सॉल्यूशन किया जाए इन चीजों के लिए। लेकिन वो जो नैरेटिव है वो सिर्फ इजराइल हमास के नैरेटिव से इन्फ्लुएंस नहीं होता है, वो हमारे इंटर कम्युनिटी रिलेशंस और उससे रिलेटेड जो पॉलिटिक्स है उसके वजह से अलग ही एक लेवल पे चलता है वो हमारे देश में। गीता जी, अब हम आपके पास आना चाहते हैं। आपकी फिलिस्तीन के एम्बेसडर से बात हुई है, हम ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान का जो ये रुख रहा है इस पूरे विषय के ऊपर, उससे लेकर के उनकी राय क्या है, उन्होंने आपसे क्या कहा और उनकी चिंताएं क्या क्या थी? देखिए निखिल, फिलिस्तीन के जो राजदूत थे, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने साफ तरीके से अपना पक्ष रखा, फिलिस्तीन का पक्ष रखा। कोई यहाँ पर लल्लन टॉप में या इस पूरे टीम में कोई भी इस टेरर अटैक को कंडोन नहीं करने की कोशिश कर रहा। ये नहीं कह रहा कि जो हुआ था सही हुआ, लेकिन हर चीज़ का एक बैक स्टोरी होता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं, जिनसे हम बात करते हैं, कि आप जब लेकिन लगा देते हैं आप पक्ष ले रहे हैं किसी एक साइड का। ऐसा नहीं है। टेरर अटैक बहुत ही भयानक था, उसका जवाब ज़रूर दे रहा है इजराइल, लेकिन फिलिस्तीन के राजदूत ने अपनी बात रखी। इससे पहले उन्होंने ये भी कहा, इससे पहले इतने महीनों तक जो इजराइल फिलिस्तीन के लोगों के साथ, यानी कि गाज़ा में या वेस्ट बैंक में जब उनके साथ जो हो रहा था और मौतें हो रही थी, रेड्स हो रहे थे, बॉम्बिंग्स हो रहे थे, तब किसने कितना कवरेज किया। अल-अक्सा मॉस्क के अंदर इससे पहले शायद ही कोई सिक्योरिटी फोर्सेस घुसे होंगे, अनप्रेसिडेंटेड था। पिछले साल जब हमने देखा अल-अक्सा मॉस्क को ब्रीच करना, तब कितना कवरेज हुआ। अगर आप गाज़ा की बात करें, लोग कहते हैं कि गाज़ा में तो अब हमास का कंट्रोल है, वेस्ट बैंक में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का है। ये सब फिलिस्तीनी एम्बेसडर कह रहे हैं हमसे।
उन्होंने हमसे कहा कि अगर आज भी आप गाज़ा जाए तो लगता है कि हमास कंट्रोल में है, क्योंकि 2005 से वहाँ से जो इजरायली फोर्सेस है वो निकल गए थे, लेकिन वहाँ पर अब भी अगर खाना, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, आपका लाइवलीहुड सब कुछ इजरायली कंट्रोल में है, तो आप क्या करेंगे? इस अटैक के बाद गाज़ा को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया है। जो एड था वो उसका ब्लॉकेड हो गया है। खाना, पानी, इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दिया गया है। उन्होंने वही रिपीट किया जो कई सारे विशेषज्ञ और बहुत सारे पॉलिटिशियंस बोल चुके हैं, जो गाज़ा की स्थिति देखते हैं कि गाज़ा इस दुनिया में सबसे बड़ा ओपन एयर प्रिजन है, यानी कि जेल है, जहाँ से लोग खुद आ नहीं सकते, खुद जा नहीं सकते हैं। अगर आपने पूरे एरिया को ब्लॉक कर दिया है तो ये लोग जाएंगे कहाँ? इजराइल ने वार्न किया कि बॉम्बिंग होने वाला है, आप निकल जाइए। एक ही रास्ता था उनका, राफा क्रॉसिंग इजिप्ट के तरफ, वो भी बंद हो चुका है। तो लोग निकले कैसे और जाए कहाँ? 2.2 मिलियन लोग रहते हैं वहाँ पर और 365 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है। सो सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है दुनिया में। इन 2.2 मिलियन पॉपुलेशन में आधा पॉपुलेशन बच्चे हैं, और जिस तरीके का बॉम्बिंग हो रहा है वो अभी बस शुरुआत है। यहाँ पे हालात बहुत बिगड़ने वाले हैं। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात निखिल ये है, बिफोर आई टॉस बैक टू यू, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इससे पहले आप देखते थे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी और गाज़ा का हमास एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट स्पेक्ट्रम में जी रहे थे, अपोनेंट्स थे। इससे पहले जब भी हमास के अटैक्स होते थे तो कहीं ना कहीं पैलेस्टीनियन अथॉरिटी एटलीस्ट कुछ मुद्दों पर हमास के अगेंस्ट खड़ा नज़र आता था। लेकिन जब ये लगने लगा और उनको पता था ये प्लान क्या था, नेतन्याहू, महमूद अब्बास जिसे अबू माज़न भी कहते हैं, उनके अथॉरिटी को अंडरमाइन करने के लिए आप हमास को बढ़ावा दे रहे थे, और आज हमास ही आके आपको आप पर इतना बड़ा हमला बोल दिया। तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का ये सोच है अब कि जो पैलेस्टीनियन एम्बेसडर्स हर देश में हैं, चाहे वो लंदन में हो, यूनाइटेड नेशंस में हो, वॉशिंगटन डीसी में हो या फिर भारत में, कोई भी इस अटैक को कंडेम नहीं कर रहा। इस अटैक को नहीं कंडेम कर रहा। जब हमने पैलेस्टीनियन एम्बेसडर को कहा कि ये तो टेरर अटैक है, आपको टेरर अटैक को तो कंडेम करना चाहिए जहाँ पे लोग मारे गए हैं, तो उन्होंने कहा मैं उस हर एक अटैक को कंडेम करता हूँ, हर एक अटैक को जिसमें सिविलियंस मारे जाते हैं दोनों तरफ, क्योंकि वो यही हाईलाइट कर रहे हैं कि पैलेस्टीनियंस मर रहे हैं, मरते जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा लेकिन मैं इस अटैक को कंडेम नहीं करूँगा। मैम, हम ये भी जानना चाहते हैं कि फ़िलिस्तीन के राजदूत की जब आपसे बात हो रही थी तो क्या इस विषय में उन्होंने कोई बात रखी कि वो इस फ़िलिस्तीन की चिंताओं को लेके क्या भारत सरकार से उनकी बात हुई है, या फिर इन फ्यूचर वो बात करना चाहते हैं, हिंदुस्तान से उन्होंने अप्रोच किया है? देखिए, फ़िलिस्तीन सरकार की भारत सरकार से ऑन रिकॉर्ड या ऑफ रिकॉर्ड अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई। ऑफ रिकॉर्ड जब हम उनसे पूछ रहे थे कि क्या मुलाकात होगी, बातचीत होगी, उन्होंने कहा मिलने की कोशिश करेंगे, अपॉइंटमेंट मांगेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी है कि हम अपनी बात भी आगे रखें। यहाँ पर एक्शन होने वाला है। हमास ने अटैक तो कर दिया, पैलेस्टीनियन एम्बेसडर्स आते हैं वेस्ट बैंक से, तो उन्होंने कहा कि अटैक तो हो गया है जिस पर बहुत ज़्यादा खामियाजा फ़िलिस्तीनी लोगों को भुगतना पड़ेगा, तो बात तो करेंगे। लेकिन जिस तरीके का रिलेशनशिप आज फ़िलिस्तीन, इजराइल और भारत के बीच देख रहा है, जिस तरीके की कामराडरी और दोस्ती प्रधानमंत्री नेतन्याहू, प्रधानमंत्री मोदी के बीच दिखने को मिलता है, उसमें कहीं ना कहीं फ़िलिस्तीन को लगता है कि शायद उनकी बात या उनकी इतनी सुनवाई ना हो। लेकिन आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ये साफ कर दिया कि उनका पॉलिसी, भारत का पॉलिसी जो काफ़ी सही है कई मायनों में, वही रहा है जो हमेशा से रहा है। वो उन्होंने बिल्कुल अनइक्विवोकली इस अटैक को कंडेम किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नहीं 2 ट्वीट्स में, क्योंकि 2 बार बातचीत हुई नेतन्याहू के साथ, लेकिन जो पॉलिसी रखा है वो आप खुद सुन सकते हैं अरिंदम बागची के
शब्दों में, जहां पे उन्होंने 2 स्टेट सोल्यूशन, जिसकी बात हर देश करता है, जिसको हर देश एंडोर्स करता है, वही बात फिर से रखी। कहा कि जहां एक तरफ इजराइल एक स्टेट है, वहीं फ़िलिस्तीन को भी एक स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए और दोनों फ़िलिस्तीन और इजराइल को साथ साथ भाईचारे के साथ रहना चाहिए। इस अटैक के बाद क्या ये हो पाएगा या नहीं, ये देखना होगा, क्योंकि ये नामुमकिन सा लग रहा है। ठीक है, मैं एक छोटा क्रिस्प क्लोजिंग कमेंट राहुल जी इसे लेना चाहता हूं। निखिल, मेरा एक राजदीप से सवाल था। राजदीप ने इस सवाल की बात करी कि कांग्रेस सॉफ्ट ऑन टेरर है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज ये लगातार मिस्टेक करती हैं, तो मैं राजदीप से एक सवाल पूछूंगा कि इस 2 सवाल इसमें है। इसका एक सवाल का है, इज हमास अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन एंड इजंट बीइंग साइलेंट ऑन हमास एन एक्ट ऑफ बीइंग सॉफ्ट? क्या ये सवाल बनता है कि नहीं? दूसरा, हमारे थिएटर के अंदर एक थोड़े हमारे यहां फायदा है। देखिए, इजराइल से हमको फायदा रहा है। हमारा जैसे जैसे टेरर एक्ट हमारे यहां बाहर से जो नॉन स्टेट एक्टर्स के आए हैं, ये के जरिए आए हैं, पाकिस्तान से इंपोर्ट हुए हैं, और इवन श्रीलंका का भी इंस्टेंस अगर आप मान लें कि जिस तरह से आया था, उसके बाद से हमारी एक सेंस ऑफ नेचुरल डिपेंडेंस इजराइल जैसे देश पे बनी थी। एक तो जिस तरह से कुवैत के टाइम पे हुआ, नरसिम्हा राव जी ने जिस तरह से एक इजराइल की तरफ हाथ बढ़ाया, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे जसवंत सिंह सबसे पहले गए, फिर एल के अडवाणी गए, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाज द फर्स्ट पीएम टू अटेंड विजिट इजराइल फ्रॉम इंडियन साइड। नाउ अभी उसमें एक हमारी डिपेंडेंस बनी है। क्यों बनी है? 1962 में नेहरू जी ने चिट्ठी लिखी कि हमें जरूरत है मदद की चाइना के खिलाफ। उस टाइम पे बेन गुरियन ने नहीं दी थी, मगर मदद मांगी। 1971 के टाइम पे इजराइल की तरफ से मदद आई। उसके बाद कारगिल युद्ध में हमारी मदद करी गई। तमाम मौकों पे हमारे को इंटेलिजेंस से मदद करी गई। तो एक सिंक्रोनस रिलेशनशिप हमारी, एक तरफ जैसे राजदीप ने कहा कि हम इस्लामिक सॉफ्ट जो नेशन है, लिबरल नेशन है, उनकी तरफ थोड़ा हाथ बढ़ा रहे हैं, मगर इजराइल जैसे देशों की तरफ टेरर को लेकर के हमारी एक वो बनी। लेकिन थोड़ा हमारे देश में एक बहुत अच्छी अच्छाई, जो मैं कहूंगा कि उतनी ज्यादा खराब नहीं है। इजराइल की क्राइसिस का एक बहुत बड़ा कारण है, इजराइल की क्राइसिस का कारण है हमारी और उनकी आर्मी में फर्क जो है। हम बहुत सारे उनके मॉडल्स लेते हैं, मगर हमारा एक बहुत बुनियादी फर्क है। आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले उनके जो रिजर्व्स के लोग जाने की तैयारी कर रहे थे, उसमें उनके पूर्व प्रधानमंत्री पहुंच गए थे, वो भी लबादा ओढ़ करके जाने को, युद्ध में जाने के लिए तैयार थे। हमारी आर्मी को लेकर के एक बार जनरल मानेकशॉ से पूछा गया था कि साहब, व्हाट अबाउट पॉलिटिक्स एंड इंडियन आर्मी? तो उन्होंने कहा था कि सर, आवर मिलिट्री इज कॉन्शियस ऑफ द पॉलिटिक्स। क्यों? क्योंकि जो आर्मी पॉलिटिक्स की कॉन्शियस नहीं होगी, वो डेमोक्रेसी में ऑपरेट कैसे करेगी? सो वी आर कॉन्शियस ऑफ द पॉलिटिक्स, बट वी हैव टेकन ए कॉन्शियस डिसीजन नॉट टू बी इन पॉलिटिक्स। दैट इज वेयर द डिस्टिंक्शन लाइज। इजराइल का थिएटर हमारे से यहां पे आके थोड़ा अलग हो जाता है। लेकिन क्या है कि ये जो ग्लोबल मूवमेंट्स हो रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं डोमेस्टिक इंपैक्ट आने वाले दिनों में पड़ेगा हिंदुस्तान में, इसकी आशंका जताई जा रही है। और इसीलिए पॉलिटिकल कॉशन जो है आज की तारीख में इस देश में बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ऐसे टाइम में हो रहा है जब एक बहुत बड़ा माइनॉरिटी का वर्ग सरकार और सरकारों के एक्शंस, पार्टीज और पार्टीज के एक्शंस के कारण एलिनेटेड फील कर रहा है। किसी समुदाय को एलिनेटेड फील करना ही उसको ब्रदरहुड्स ज्वाइन करने के तरफ आमादा करता है। शायद यही जरूरत है कि इस समय पे एलिनेशन फैक्टर को ब्रिज करने की कोशिश की जाए। ये सॉफ्ट ऑन टेरर की जो बात होती है, इसमें नैरेटिव क्या है? नैरेटिव, जैसे मैंने कहा, ये है कि हमास इक्वल्स टेरर इक्वल्स इस्लाम, और एक तरह से हर इंडियन मुस्लिम को आप फिर कटघरे में रखते हैं। No, it doesn't equal Islam. It does not equal Islam. No, it does not. नहीं, but ये आप नैरेटिव नहीं, ये नैरेटिव पेश हो रही है सोशल मीडिया। नहीं, तो पॉलिटिक्स क्या है? नैरेटिव बिल्डिंग होती है। प्रधानमंत्री ना करे, लेकिन उनके जो सोशल मीडिया वॉरियर्स वो करते हैं। आप देखिए किस तरह के मीम्स या किस तरह के वो ट्वीट्स करते हैं। मेरा ये कहना है कि आप ये देखिए, ये जो नैरेटिव बनता है, दिस इज पार्ट ऑफ योर ओवरऑल प्रोजेक्ट टू सजेस्ट दैट वन पार्टी अपीजेस मुस्लिम्स। रियलिटी क्या है? रियलिटी है वी आर द कंट्री विद द थर्ड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन, थर्ड या फोर्थ। और इस कंट्री में कितने इंडियन मुस्लिम अल-कायदा में गए या किसी रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन में गए? हमने एक, इसीलिए मैं कहता हूं ये खतरा है। ये नैरेटिव हमारे लिए सही नहीं है।
इस देश का इंडियन मुसलमान जो है वो देश प्रेमी है, वो देशद्रोही नहीं है। लेकिन हमने पिछले 10-15 साल में एक नैरेटिव बनाया है जहां एक तरह से लश्कर का कोई अटैक हो तो हर मुस्लिम को, इंडियन मुस्लिम को कटघरे में डालते हैं, हमास का अटैक हो तो हर इंडियन मुस्लिम को कटघरे में डालते हैं। हमें उससे बचकर रहना पड़ेगा एंड आई थिंक दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर पॉलिटिशियंस। लेकिन क्योंकि हमारी पॉलिटिक्स इतनी पोलराइज हो गई है, इसमें हम ये चीजों को लेकर कहीं ना कहीं निशाना बनाते हैं। कांग्रेस के राज में हम टेररिस्ट अटैक्स हुए और कांग्रेस को उसके लिए आप जवाबदेही जरूर ठहरा सकते हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर इज अल्टीमेटली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन आज सवाल लोग पूछेंगे मणिपुर के बारे में। मणिपुर पे 5 महीनों से हिंसा हो रही है। What have we been able to do? Our so-called hard state is unable to even prevent an MLA from being beaten up in the heart of Imphal. तो हमें सिक्योरिटी बड़ा आसान होता है कहना कि we want to be a hard state. I think Rahul ji is right. We have to be a smart state and we have to be a less intolerant and divided state. हम लोगों को बांट नहीं सकते कि कहीं कुछ हो गया हम चुनाव में जाकर उस मुद्दे को उठाते हैं। कुछ हो गया इजराइल में and we और ये कौन करता है? This second level, third level leaders now and the social media warriors, वो इस मुद्दों को उठाकर यहाँ एक तरह से नफरत की भावना फैलाते हैं। We have to be very careful. International issues should not become a plaything for domestic politics. आपने पाकिस्तान के खिलाफ आपने मुहिम छेड़ी against cross-border terrorism. That is another matter because your own national security is involved. That is, you have every right to defend your national security on those issues. पर अगर आप इजराइल वर्सेस हमास के बैटल को एक डोमेस्टिक बैटल बनाते तो ये बहुत डेंजरस होगा। सॉफ्ट ऑन टेरर, frankly, we need to be hard on security with the right people. हमारी पुलिस ऑफिसर गलत लोगों को पकड़ती है and allow people who are really responsible often to get away. And this has not happened only when Congress was in power. This happens even today. देखिए, एक तो हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी अगर बनने वाले हैं तो क्या हमारा इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी उस मैग्नीट्यूड का है? चाइना $290 बिलियन के अंदर डिफेंस के अंदर क्या क्या कर रहा है, उसके पास एक साइबर डिवीजन अलग है, तमाम चीजें अलग हैं। आर वी रेडी फॉर बिकमिंग दैट काइंड ऑफ इकोनॉमी? मुश्किल है। दूसरा, हमें ये बात ये साफ होनी चाहिए कि जिस तरह की घटनाएं हमास ने वहां की वो इट इज समथिंग विच इज नथिंग टू डू विद इस्लाम, इट इज अ प्योर एक्ट ऑफ टेरर एंड इफ द कांग्रेस ने उसको साइलेंस रख के अपने पे अटैक बुलवाया है, इट कुड हैव क्रिटिसाइज्ड हमास और उसमें कोई कोताही नहीं होती। और एक बात और याद रखनी चाहिए कि 90 साल के इतिहास में हिंदुस्तान की आजादी में अगर आप देखें तो रेजिडेंसी में जो घटना हुई थी लखनऊ में, उसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे हिंदुस्तान की आजादी के मतवालों ने, आपने सुना होगा जनरल डायर को मार दिया, मगर अंग्रेजों के घर में घुस के उनके परिवार वालों को मारने की घटनाएं नहीं हुई थी। फ्रीडम स्ट्रगल्स ऑल्सो हैव ए सर्टेन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद उसका जो रिपरकशन जो इजराइल कर रहा है, उस एक्ट में भी एक चीज लग रही है कि कहीं उसको पॉलिटिकल कैपिटल तो नहीं बनाया जा रहा कि एक मौका मिल गया है अब हम इसको नेस्ता नाबूद कर दें। और इसीलिए ये बड़े 2 स्ट्रॉन्ग नैरेटिव्स के बीच में हिंदुस्तान को बहुत संभल के चलना चाहिए। बिल्कुल, हम भी इसी की कामना करते हैं कि बेटर सेंस प्रिवेल्स इन इंडिया एंड इन इजराइल एंड गाज़ा एंड और आपके वेस्ट बैंक। जितनी पार्टीज़ हैं वो महात्मा गांधी के उस संदेश को याद करें कि बैठ करके नॉन वायलेंट तरीक़ों से बातचीत करके भी ऐसी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। अगर फ़िलिस्तीनियों की ये शिकायत है कि वो एक कॉलोनियल प्रोजेक्ट के शिकार हैं, तो हिंदुस्तान भी एक कॉलोनियल प्रोजेक्ट का शिकार रहा है। 200 साल हम पे यूरोपियंस ने राज किया, उससे ज़्यादा ही, और हमने एक नॉन वायलेंट तरीके से उससे अप्रोच करने की कोशिश की और आज हम यहाँ बैठे हैं, एक डेमोक्रेसी है, आज़ाद मुल्क हैं। इस तरह से भी समाधान निकलता है। लेकिन हम ये बिल्कुल इसमें जोड़ना चाहते हैं कि अगर इंडिया एक यूनिक नेशन है अपने आप में, या हमारे चैलेंजेस या हमारे अपॉर्चुनिटीज़ यूनिक रही हैं, तो इजराइल और फ़िलिस्तीन में भी जो हम देख रहे हैं वो भी अपने आप में यूनिक है। उनकी सीधे तुलना कर लेना, वहाँ किसी को सीधे सीधे यहाँ लागू कर देना या यहाँ किसी को सीधे सीधे वहाँ लागू कर देना बहुत मुश्किल है। जैसे कि हमने शुरुआत में कहा, हम एक बार फिर क्लियर कर देना चाहते हैं, इजराइल और हमास के बीच में जो संघर्ष चल रहा है जिसमें दोनों साइड्स लोग मारे जा रहे हैं, उसमें हमारी राय क्या है वो बिल्कुल क्लियर है।
कोई भी टेरर एक्ट हो उसका समर्थन हम बिल्कुल नहीं करते हैं। साथ में हम ये भी कहते हैं कि नॉन कॉम्बैटेंट्स की जिस तरह से जानें ली जा रही हैं वो हमास ने भी ली हैं और इजरायली आर्मी ने भी ली हैं, वो वॉर क्राइम ही कहे जाएंगे, क्योंकि ऐसे लोग जिन्होंने बंदूक पकड़ी नहीं है, जो आमने सामने की लड़ाई का हिस्सा नहीं है, अगर उनकी जानें ली जा रही हैं, अगर उनके ऊपर उनका घर गिर जा रहा है या उनके घरों में इजराइल की बात करें तो रॉकेट से हमला हो रहा है या उनके बेडरूम्स में घुन के कोई बुलेट स्प्रे कर दे रहा है, तो उसके समर्थन में खड़ा नहीं हुआ जा सकता। और उसमें हम उस बंधन से खुद को मुक्त पाते हैं कि आपने ये बोला तो वो बोलिए और वो बोला तो ये बोलिए, इस कंफ्यूजन में हम बिल्कुल नहीं है। इसी के साथ नेता नगरी के इस सत्र को हम यहाँ कंक्लूड कर रहे हैं। चलते नेता नगरी के अगले सत्र की ओर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का। नेता नगरी के इस सत्र में बात होगी विधानसभा चुनाव 2023 के। कैलेंडर आ चुका है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में सीधा मुकाबला है कांग्रेस और भाजपा के बीच। टिकट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने जारी किए हैं। कांग्रेस अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में नजर आ रही है। फिर भी ढेर सारे दिलचस्प डेवलपमेंट्स हैं। मध्य प्रदेश में पार्टी एक के बाद एक हैवीवेट्स को टिकट दे रही है। केंद्रीय मंत्रियों को टिकट मिला है, सांसदों को टिकट मिला है, कुछ तो कह रहे हैं कि बिना मांगे टिकट मिल गया। शिवराज सिंह चौहान का टिकट चौथी लिस्ट में जाकर आया और अब चर्चा हो रही है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी टिकट इसी तरह आ जाएगा। रही बात राजस्थान की, तो वहां जैसे जैसे टिकट्स के अनाउंसमेंट हो रहे हैं विवाद बढ़ता ही जा रहा है। वसुंधरा खेमा खास तौर पर नाराज है। खुली बगावत हो रही है, काफिलों पर पत्थर चल रहे हैं, हाईकमान को चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, पब्लिक स्टेटमेंट्स हो रहे हैं, ट्विटर वॉर चल रहा है। नेता ये तक कह रहे हैं कि टिकट नहीं मिला तो बागी हो जाऊंगा, अनाउंस कर रहे हैं। तो क्या इस बार पार्टी ने मन बना लिया है कि वसुंधरा फैक्टर को निष्प्रभावी करना है, उस प्रेशर पॉलिटिक्स से निकलना है? और इस सब के बीच कांग्रेस अपने बिखरे हुए घर को समेटने की कैसी कोशिश कर रही है? इस बात में कितना दम है कि टिकट बांटने पर कांग्रेस में इससे भी बड़ा तमाशा होगा? इन सब पर हम बात करने वाले हैं। हमारे दो मेहमान हमारे साथ हैं। हमें जयपुर से ज्वाइन कर रहे हैं अवधेश अकोदिया, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं दैनिक भास्कर अखबार के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और भोपाल से हमें ज्वाइन किया मनीष दीक्षित जी ने, स्टेट हेड हैं ये पीपल्स समाचार के। बहुत बहुत स्वागत मनीष जी आपका भी। सबसे पहले हम राजस्थान में हुए टिकट वितरण को ही समझना चाहते हैं। अजय जी, आप देख ही रहे हैं जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के तमाम दावे या वादे कह लीजिए, उन्होंने कहा कि बड़ा टाइम मिलेगा विधायकों को चुनाव लड़ने के लिए, पहले हिंट कर दिया जाएगा, जल्दी टिकट्स अनाउंस होंगे कर्नाटक की तरह। लेकिन वहाँ टिकट्स अनाउंस अभी जब इस नेता नगरी के एपिसोड की रिकॉर्डिंग हो रही है टिकट्स अनाउंस हुए नहीं। सारे जितने टिकट्स हम अनाउंस होते देख रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। और जिस तरह से टिकट्स अनाउंस हुए हैं उसमें ये एक आउटसाइडर को तो कम से कम ये समझ में आता है कि बीजेपी एकदम फ्रंटल असॉल्ट नहीं करना चाह रही है बीजेपी में जो पारंपरिक प्रेशर ग्रुप्स रहे हैं उनके ऊपर, लेकिन वो धीरे धीरे उनकी जड़ें काटने का काम शुरू कर रही है। हम देख भी रहे हैं कि जिस तरह से टिकट्स दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं उसको लेके अच्छा खासा विरोध हुआ है। ट्विटर के ऊपर लोग चीज़ें लिख रहे हैं, गाड़ियों के जो काफिले निकल रहे हैं टिकटार्थियों के उनके ऊपर पत्थरबाजी हो रही है, जाके लोग पार्टी प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं, कुछ को पार्टी प्रेसिडेंट जाके समझा रहे हैं। बीजेपी को लेकर के जिस अनुशासन की दुहाई दी जाती है, तारीफ भी की जाती है, उसका अभाव क्यों देखने को मिल रहा है? इसके क्या कारण पा रहे हैं आप? देखिए, ये जो चुनाव है जो 2023 का राजस्थान में, वो हर महीने में अलग होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से एक चेहरे को आगे करके यहाँ पर चुनाव लड़ती रही है। इस बार बिना चेहरे के है। बताया जा रहा है कि कमल का फूल ही हमारा चेहरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हमारा चेहरा है। तो जो वो बदलाव किया है उन्होंने अपनी रणनीति में चुनाव रणनीति में, तो उसका असर अनुशासन पर भी दिखाई दे रहा है। जो पहली सूची आई उस समय उम्मीद किसी को नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी नहीं थी, लोगों को भी नहीं थी, पत्रकारों को भी नहीं थी। इतने व्यापक स्तर पर विरोध हो रहा है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी और कोई झुकने को तैयार नहीं। इतने एक अलग से उन्होंने एक टीम गठित कर दी है जो भी असंतुष्ट लोग हैं उनको समझाने के लिए, और इतने तीखे बयान दिए जा रहे हैं जो आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी में नहीं दिए जाते। तो ये अप्रत्याशित भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रहा है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस अभी तक उसी ढर्रे पर चल रही है जिस पर वो चलती आ रही थी राजस्थान में। कहा जा रहा था कि कर्नाटक की तरह यहाँ पर अर्ली अनाउंस हो जाएंगे कैंडिडेट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो एक डेडलाइन दी गई थी उससे तो 15 दिन ऊपर निकल गए करीब, और अभी लगता नहीं है कि 18 अक्टूबर से पहले उनकी पहली लिस्ट आ पाएगी। और बीच में जब तक हो सकता है कि बीजेपी की एक और लिस्ट आ जाए, लेकिन जो असली रंगत है चुनाव की वो कांग्रेस की सूची आ जाएगी तो तब देखने को मिलेगी। और ये पूरी उम्मीद है कि जिस तरह का बवाल
भारतीय जनता पार्टी में मचा हुआ है, करीब करीब वैसा ही बवाल कांग्रेस पार्टी में भी देखने को मिलेगा। अब ये बगावत किस स्तर पर जाती है, किस पार्टी में, कौन उसको कितना थाम पाता है, इसके ऊपर निर्भर करेगा कि चुनाव किस दिशा में जाएगा। जिस तरह टिकट वितरण हुआ है उसको लेकर के जो कमेंटेटर्स है उन्होंने ये कहा कि ज़्यादातर जो टिकट्स कटे हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि वो जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं उनके समर्थक हैं वो जो ज़्यादा मायूस हुए हैं, बाकी जो दूसरे खेमे हैं भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान में उनको मायूसी थोड़ी कम हाथ लगी है। ये भी कहा जा रहा है कि एक महारानी जो हैं उनको साइड लाइन करके एक दूसरी महारानी में एक उपाय खोजा जा रहा है, दिया कुमारी का नाम आगे किया जा रहा है। तो ये इस तरह के जो कमेंट्स हैं क्या आप उनका ज़मीन पे भी आधार पा रहे हैं? क्या वास्तव में जो कमेंटेटर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, आम लोग हैं, इसको वैसे ही देख भी रहे हैं? बिल्कुल ऐसे देख रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो मतदाता हैं, उनके बीच में ये चर्चा बिल्कुल ओपन है और ये बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई देने लगा है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे, उनको बिल्कुल किनारे पर और हाशिए पर कर दिया गया है। और आगे जो सूची आने वाली है, आगे जो प्रत्याशी और घोषित होंगे, उनमें भी उसी तरह के नाम देखने को मिलेंगे जिस तरह के नाम पहली सूची में दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर एक जो सबसे बड़ा सवाल है कि इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा जो चेहरा है वो वसुंधरा राजे। वो इस बात से साबित होता है कि उनको पार्टी किनारे तो करना चाहती है, लेकिन सीधे सीधे नहीं करना चाहती है। यदि सीधे सीधे कर सकती थी तो एक चेहरा अनाउंस कर सकते थे, वसुंधरा राजे नहीं, अब ये चेहरा होंगी, इनके चेहरे के साथ हम चुनाव में जाएंगे, तो वैसा नहीं किया है। इसका मतलब यह है कि अभी तक सबसे बड़ा चेहरा तो वही, अब वो किसको कितनी पसंद है नापसंद है ये अलग बात है। तो जो पहली सूची है उसमें साफ तौर पर दिखाई देता है कि केवल वसुंधरा खेमा नहीं, यहाँ किसी खेमे की कुछ नहीं चली और सारे जो टिकट है वो दिल्ली से तय हो। जैसे 2-3 सीट पर जो आरएसएस है उसने अपने नाम दिए थे, वो भी लिस्ट में नहीं आए और बिल्कुल चौंकाने वाले नाम आए। और कहा यहाँ तक जा रहा है कि जो 1 अक्टूबर को संसदीय बोर्ड की मीटिंग हुई थी उसमें सिर्फ 39 सीटों पर चर्चा हुई थी, लेकिन जो पहली लिस्ट आई उसमें 41 नाम थे। 3 नाम वहां से जुड़ के एक्स्ट्रा आ गए, जिसमें से 2 सीटें, एक जोटवाड़ा जहां से सांसद राज्यवर्धन सिंह प्रत्याशी हैं और एक विद्याधर नगर जहां से दिया कुमारी प्रत्याशी। जी। तो इस तरह की चीजें छन छन के बाहर आ रही है और उनकी चर्चा आम लोगों के बीच में भी है। सर, आपने कहा कि बीजेपी बिल्कुल एक शिफ्ट इन पॉलिटिक्स की तरह देख रही है, वो नए लोगों को मौका देने की कोशिश कर रही है, लेकिन सीधे सीधे एक फ्रंटल अटैक हुआ नहीं। मतलब अगर जिस तरह से हमारे पास लिखा है कि रानी के किले पे, मतलब झालावाड़ का जो इलाका है वहाँ के टिकट्स अनाउंस नहीं किए गए हैं, अभी वो इतना शायद एजिटेट करना नहीं चाह रहे हैं। क्या आज की डेट में जब हम बात कर रहे हैं कोई एक रास्ता बचा है कि वसुंधरा राजे फैक्टर, अगर हम उसको कहें राजस्थान बीजेपी के अंदर, उनको किसी भी लेवल पे अकोमोडेट कर लिया जाए? क्योंकि अगर ये द्वैत पार्टी में बढ़ता रहा, अगर वो दोफाड़ ही नज़र आती रही जब तक के पार्टी को इलेक्शन में जाना है, तो वो पार्टी के लिए बहुत अच्छा तो नहीं संकेत करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा और मुझे नहीं लगता है कि कोई फॉर्मूला इस तरह का बचा है कि उनको संतुष्ट कर दिया जाए। क्योंकि वसुंधरा राजे जो खेमा है, इवन वसुंधरा राजे खुद है, उनकी तो सबसे बड़ी डिमांड यह है कि वो किसी भी तरह से मुख्यमंत्री तीसरी बार बन जाए। अब उसका एक रास्ता तो था कि उनको चेहरा घोषित कर दिया जाए, तो वो तो अब संभव नहीं है। दूसरा ये था कि टिकट वितरण में के समय ये मैसेज जाए कि वसुंधरा राजे की इसमें चली है। तो ऐसा लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है वो साफ साफ ये मैसेज देना चाहता है कि यहाँ किसी का कोई खेमा नहीं है, कोई नेता बड़ा या छोटा नहीं है, जो भी निर्णय होगा वो ग्राउंड से जो सर्वे आएगा उसके हिसाब से लिया जाएगा। अब उसमें उस सर्वे में किसी बड़े नेता का, किसी खेमे के नेता की कोई बलि चढ़ती है, कोई भेंट चढ़ता है, तो उससे पार्टी को कोई परहेज नहीं है। और पार्टी ने शायद ये तय कर लिया है, जिस तरह से पहली सूची आने के बाद बगावती तेवर नेताओं के दिख रहे हैं कि कितनी भी बगावत हो, जैसे अभी प्रभारी अरुण चौहान ने भी बयान दिया, सह प्रभारी उन्होंने बयान दिया कि टिकट किसी भी सूरत में बदला नहीं जाए। तो पार्टी ने सोच रखा है कि इसका असर भी होगा, बगावत भी देखने को मिलेगी, लेकिन पार्टी पीछे नहीं हटेगी। अब इस रणनीति का, क्योंकि ये मैसेज तो पहली सूची के बाद ही चला गया है कि वसुंधरा राजे की इन चुनावों में और चल नहीं रही है, और कम ज्यादा नहीं, बिल्कुल नहीं चल रही है। क्योंकि जिस तरह के नाम सामने आए हैं,
जो उनके बिल्कुल करीबी थे, जैसे झोटवाड़ा सीट से राजपाल सिंह शेखावत जी। और ऐसा कहा जाता है कि जो पूरी रणनीति है पिछले 3-4 साल में उनको कहाँ जाना है, किस तरह के कार्यक्रम करने हैं, किस तरह से अपनी पॉलिटिकल प्रेजेंस शो करनी है भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप के सामने और जनता के सामने, तो पूरी रणनीति वही बनाते थे। तो उनका टिकट कट गया है वहां से, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को मौका दे दिया है। उन्होंने जिस तरह के बयान दिए, पहली सूची आई है, पार्टी को ऐसा लग रहा था कि पार्टी सत्ता में आएगी, और आपने तो 12 ऐसे लोगों को टिकट दे दिया है जो या तो पार्टी के खिलाफ लड़े थे या दूसरी पार्टी से आए। तो आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप बगावत करिए, कुछ वोट हासिल करके आइए और फिर पार्टी आपको अगले चुनाव में मौका दे देगी। तो इस तरह से जो बिल्कुल खुली बयानबाजी हो रही है और जिस तरह से उनके करीबी नेताओं को चुन चुन के बाहर रखा जा रहा है या उम्मीदवार नहीं बनाया जा रहा है, उससे लगता है कि उनको पार्टी बिल्कुल भी उनके लोगों को या उनको कोई भी यहाँ कोई पॉलिटिकल स्पेस देने के मूड में नहीं। कुछ लोग इसको एंटिसिपेट भी कर रहे हैं। भवानी सिंह राजावत ने तो कह दिया कि आपने पिछली बार टिकट काटा, अगर आप इस बार टिकट काटते हैं तो मैं तो इंडिपेंडेंट लड़ लूंगा आपके खिलाफ। और उन्होंने ओपनली ये चीज़ें कहीं भी हैं, चिट्ठी लिख दी है उन्होंने हाईकमान को, इस तरह की सूचना है। हम कांग्रेस के टिकट वितरण के बारे में बात करना चाहते हैं। उन्होंने टिकट्स अभी कहीं अनाउंस नहीं किए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कहीं का टिकट आया नहीं है। राजस्थान के लोकल कारण क्या हो सकते हैं सर, इस विषय में हम ये जानना चाहते हैं पहले। और अब दूसरा ये हमारा प्रश्न है कि डिज़ाइन बॉक्स वाला जो प्रकरण हुआ था, जिसमें एक फ्रैक्चर नज़र आया कि अशोक गहलोत का जो कॉन्फिडेंस है या जो उनका होल्ड है अपने एडमिनिस्ट्रेशन और अपनी पार्टी पे विद इन राजस्थान, और जो सेंट्रल लीडरशिप के तत्वाधान में जो वहाँ पे राजस्थान कांग्रेस में एलिमेंट्स हैं, उनकी जो आकांक्षाएं हैं वो बहुत ज़्यादा अलाइन हो नहीं पा रही हैं। क्या उस प्रकरण के बाद में कोई चीज़, क्या कोई फायर फाइटिंग हुई है, क्या कोई इंस्ट्रक्शंस ऊपर से नीचे आए हैं, और क्या वो रिफ्लेक्ट भी करेगा जिस तरह से टिकट्स बटेंगे? देखिए, इसमें 2-3 तरह की चीजें हैं। एक चीज कांग्रेस में ठीक हुई है कि अब कोई आमने सामने की बयानबाजी पिछले महीने 1.5 महीने से नहीं हो रही। कोई भी नेता एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी करता है। जिनको माना जाता था कि ये अशोक गहलोत विरोधी कैंप है, वो भी अब अशोक गहलोत की उस तरह से आलोचना नहीं कर रहे हैं जैसा पहला किया करते। तो ये एक फायदा हुआ है, लेकिन सब कुछ ठीक हो गया ऐसा नहीं। अंदर खाने चीजें वैसी ही हैं या उससे भी बदतर हुई हैं जैसी पहले। जो 2-3 मामले हुए, जैसे एक मामला आपने डिजाइन बॉक्स का बताया, इसको लेके कई तरह की चर्चाएं हैं कि जो सेंट्रल लीडरशिप है, खासतौर पर राहुल गांधी हैं, वो पहले से नहीं चाहते थे कि डिजाइन बॉक्स को काम मिले, उसके बावजूद भी उनको काम दिया गया। उसके बाद कई तरह की शिकायतें उनके खिलाफ मिली, उन पर कोई एक्शन अभी तक नहीं हुआ। अभी भी डिजाइन बॉक्स यहाँ पर काम कर रहा है। जो सबसे सीरियस एलिगेशन डिजाइन बॉक्स के ऊपर लगा अभी, कि जो पार्टी का सर्वे किया गया उसमें मैनिपुलेशन हुआ और वो सर्वे बीजेपी को बेच दिया गया। हालांकि डिजाइन बॉक्स ने इसका खंडन किया है, लेकिन आज हमारे अखबार में इसकी पूरी खबर है कि किस तरह से उनका सर्वे था और करीब 25 या 30 लोगों का सर्वे पास करके पास की है। तो इस तरह की चीजें चल रही हैं। मोटिवेशन थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे सर, मतलब जो ये इल्जाम है और आपको जो सूचनाएं मिली है कि जो बीजेपी तक जानकारी पहुंचाने को किस तरह देखा जाए, और इसका मोटिवेशन क्या रहा होगा, उन्हें क्यों बताया गया अगर ऐसा हुआ है तो? देखिए, जो चीजें बाहर आई हैं उसके हिसाब से तो ये है कि जो डिजाइन बॉक्स के एम्प्लॉय थे, उन्होंने वो बीजेपी को दे दिया है कुछ पैसे लेकर। अच्छा, अब कोई इंटरनल सर्वे पार्टी का है, वो कितना इंपॉर्टेंट और सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। बिल्कुल। वो यदि आपके सामने वाली पार्टी को मिल जाता है तो आपकी पूरी की पूरी तैयारी, क्योंकि उसी सर्वे के बेस पे वो सर्वे बेसिकली अशोक गहलोत के लिए सर्वे था। तो अशोक गहलोत जिस सर्वे के बेस पर अपने कैंडिडेट फाइनल करने वाले हैं या उनका नाम आगे बढ़ाने वाले हैं, वो सामने वाली पार्टी को मिल जाता है। ये तो एक पूरी चुनावी रणनीति में एक बहुत बड़ा लीकेज, तो वो चला गया है। अब वो कितना सही है कितना गलत है, डिजाइन बॉक्स इसको डिनाई कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, वो एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे इस बात को कि लीक हो गया है। लेकिन जिस तरह का बाहर आया, उससे लगता है कि इसमें कुछ दम तो है, क्योंकि जिस तरह की डिटेल उसमें है, उसमें लगता है कि सर्वे जेन्युइन है। जो चीजें बाहर आई है वो ठीक ठाक, उसमें रिपोर्ट्स भी ठीक ठाक। तो यदि वो लीक हो गया है, वाकई में पूरी 200 सीटों का लीक हो गया है, तो ये बहुत चिंता की बात है कांग्रेस पार्टी के लिए। सर एक मेरा सवाल ही है, मतलब मैं कोई मोटिव अस्क्राइब नहीं कर रहा यहाँ से बैठ के, बस मेरी क्यूरोसिटी है।
क्योंकि आप उस खबर को रिपोर्ट कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि दो तरीके हुए, एक तो जैसे आपने कहा कि या तो पैसे लेकर के उस एम्प्लॉय ने दिया है जैसा आरोप है, या फिर एक दूसरा जो इल्ज़ाम लगता है, जो सीजन्ड पॉलिटिशियंस होते हैं कि वो जानते हैं कि कौन सी इन्फॉर्मेशन को रखना है और कौन सी इन्फॉर्मेशन को पर्पसफुली सामने वाले खेमे को लीक करना है। क्या वो भी एक संभावना है? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन जो लीक हुए हैं, अब कहा यह जा रहा है कि पूरा सर्वे लीक हुआ है, लेकिन जो बीजेपी को लीक हुआ है, बीजेपी ने जो लोगों को दिया है वो पूरा सर्वे नहीं है, उसमें 25 ही है। तो 25 को क्या कांग्रेस के भीतर ही कोई लोग हैं या डिजाइन बॉक्स ये चाहती है कि वो 25 लोगों के नाम बाहर आ जाएं या उनका सर्वे बाहर आ जाए? वो किस तरह का है? क्या वो एक्चुअल है या जो दिया गया है उसमें कोई मैनिपुलेशन है? ये 25 देख के आपको क्या लगा, मैं जानना चाहता हूं, एक इन्फॉर्म गेस। उसमें कुछ सर्वे तो मेरे को जेन्युइन लगते हैं, लेकिन 2-3 पे मेरे को यकीन नहीं। उस तरह का हो नहीं सकता है। कोई भी आप बिल्कुल एक जो बेसिक पॉलिटिक्स की समझ रखता है उस असेंबली सीट की, वो उसको कहेगा कि नहीं ये इंफॉर्मेशन इसमें ठीक नहीं है। तो उस तरह के उसमें 2-3 है। तो उसको देख के जो आपने सवाल किया, ये डाउट मेरे मन में भी आता है कई बार। हाँ, क्योंकि ये बड़ा इंफॉर्मेशन वारफेयर का ज़माना है, इजराइल फिलिस्तीन में जो चल रहा है वो हम देख ही रहे हैं, तो वहाँ पे भी सूचनाओं के ज़रिए भी एक लड़ाई चल रही है, तो क्या पता वो भी एक। मैं एक अंतिम प्रश्न और कमेंट आपसे चाह रहा हूँ सर, क्या इस बात की कोई भी संभावना है कि एक हम फ्रिक्शन देख रहे हैं कि अशोक गहलोत जिस तरह से सरकार चला रहे हैं, उनकी अपनी उपलब्धियां हैं और उनका अपना होल्ड, उन्होंने 3-4 बार जो बगावत हुई उनकी सरकार के खिलाफ, उसको शांत करा के उन्होंने ये तो इस्टेब्लिश कर दिया कि वो एक लीडर हैं और उनके पास में विधायक भी हैं। लेकिन फिर उनके अलावा भी प्रेशर ग्रुप्स हैं राजस्थान कांग्रेस के भीतर भी, और सेंट्रल लीडरशिप की भी एक आकांक्षा है। क्या टिकट वितरण से पहले इस बात को रिजॉल्व करने के कोई प्रयास चल रहे हैं जिनके सफल होने की कोई भी संभावना है, या फिर जब टिकट भी बटेंगे और उसके बाद जिस तरह से अभी बीजेपी में लगी आग पे हाथ सेके जा रहे हैं, उसका आनंद अगर कांग्रेस के नेता ले रहे हैं, तो यही गति राजस्थान कांग्रेस की भी होगी जब टिकट्स अनाउंस होंगे? या जो टाइम अभी उन लोग ले रहे हैं, वो कह रहे हैं, जैसे एमपी में उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दिया कि श्राद्ध पक्ष है इसलिए हम अनाउंस नहीं कर रहे हैं, तो ये जो आप एक बैठ करके विचार करने का समय ले रहे हो, क्या उसमें कोई प्रोग्रेसिव आप काम कर पा रहे हो, या फिर परिणति आपकी वही है चाहे आप लेट कर दो? देखिए, आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले एक कांग्रेस के ही बड़े नेता ने, मैं नाम कोट नहीं कर सकता उनका, मेरे को कुछ दिन पहले एक बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि अशोक गहलोत बहुत अलग टाइप के राजनेता हैं, वो मास लीडर नहीं है, ना कोई उनका कोई कास्ट का वेश है, उनकी जाति के वो इकलौते एमएलए, कई बार इस बात को वो कह चुके हैं, ना बहुत अच्छे स्पीकर है, ना क्राउड पुलर है, लेकिन वो फुल टाइम पॉलिटिशियन है, 24/7। लोग ये कहते हैं कि अशोक गहलोत को सपने भी आते होंगे तो राजनीति के आते होंगे। तो जो हर सीट का कैलकुलेशन है, कहां पर किस तरह का कास्ट इक्वेशन है, किस तरह की चीजें हैं, वो बहुत अच्छे तरह से समझते हैं। तो यदि अशोक गहलोत सरकार में है और सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़े लेवल पर है, या कहें कि सरकार के खिलाफ हवा है, तो उस हवा को काउंटर करने का कोई तरीका उनके पास नहीं, क्योंकि ना वो मास लीडर है, ना वो अच्छे स्पीकर हैं, ना वो क्राउड पुलर है। तो उस हवा को काउंटर करने का उनके पास कोई तरीका नहीं है। यदि हवा उनके खिलाफ है तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वो हवा और उनके खिलाफ होती जाएगी। लेकिन यदि मुकाबला बराबरी का है, बराबरी का नहीं, इवन 17-20 का भी है, तो गेंद अशोक गहलोत की पाले में है, क्योंकि वो हर सीट की कैलकुलेशन को समझता है, कहां किस तरह से किसको इंडिपेंडेंट खड़ा करना है, किस सीट की क्या कास्ट की इक्वेशन है, किस तरह से उसको बुनाना है, किस तरह से अपोजिशन के कैंडिडेट को काउंटर करना है। तो यदि इस नजरिए से कांग्रेस रणनीति बना रही है और इस लेवल पर जाके सोच रही है और उसकी वजह से डिले हो रहा है, तो फिर कांग्रेस कुछ मुकाबले में आ सकती है, बनी रह सकती है। लेकिन यदि आपसी खींचतान की वजह से हो रहा है, जैसे यहाँ से राजस्थान से जो नाम गए हैं या जो अलग अलग खेमे उनकी तरफ से जो नाम गए हैं, सेंटर लीडरशिप कांग्रेस की कुछ नामों पर सहमत है, कुछ पर नहीं है, यदि ये जद्दोजहद चल रही है तो फिर उसी तरह के नाम आएंगे जो कांग्रेस में आमतौर पर आते रहते हैं। और अभी जो जैसा आप कह रहे थे कि कांग्रेस की बगावत पर हाथ सेक रही है, बीजेपी की बगावत पर कांग्रेस हाथ सेक रही है, तो कांग्रेस में जो बगावत होगी वो इससे भी कहीं ज्यादा होगी, ये निश्चित रूप से तय है।
बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप का जो संकेत है टिकट वितरण से, उस पर हमने खूब चर्चा की। हमें जानना चाहते हैं कि क्या किन्हीं असंतुष्टों से आपकी मुलाकात हुई या वसुंधरा राजे से आपकी मुलाकात या कोई सूचनाएं अब तक पहुंची हो जिनसे हम ये अंदाज़ा लगा सकें कि उनका खेमा और स्वयं वसुंधरा राजे उनका क्या संदेश है पार्टी को लेकर के, जितनी चीज़ें वो देख रहे हैं, क्योंकि टिकट वितरण से सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित है तो वही है। बिल्कुल, मेरी वसुंधरा राजे से तो मुलाकात नहीं हुई थी, ना कोई बात हुई है, लेकिन उनके खेमे के 2-3 लोगों से बात हुई है जिनका टिकट ऑलरेडी कट चुका है। तो उन्होंने वसुंधरा राजे को इन्फॉर्म किया, टिकट कटा तो मिलने गए, तो वो भी उनका ये कहना है कि वो खुद शॉक है इस बात से लेके। जैसे एक सीट पर तो ऐसा था कि इसमें तो संसदीय दल की मीटिंग में कोई डिस्कशन ही नहीं होता, उसके बाद ये नाम कहां से आ गया इसके बीच में। तो जब कोई इस पर चर्चा ही नहीं हुई तो मैं कैसे आपका नाम रखती, आपके लिए पैरवी करती। एक जो है उन्होंने ये कहा कि चर्चा किसी दूसरे के नाम पर हुई थी, आपके नाम पर सहमति बन गई थी, लेकिन आपका तो टिकट कट गया है, तो तीसरा नाम ही आ गया जिसको टिकट मिला है, उसकी तो चर्चा ही नहीं हुई थी। इसके अलावा कुछ ऐसे लोगों से भी बात हुई है जो वसुंधरा राजे खेमे के हैं और उनका भी टिकट अनाउंस नहीं हुआ है। तो वो ये मान के चल रहे हैं कि जिस तरह की लिस्ट पहली लिस्ट आई है उसी तरह का देखने को मिलेगा, और वो अपना ऑप्शन देखना स्टार्ट कर चुके हैं। और वो मैडम से उस लेवल पर भरोसा नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि ये वो अच्छे से समझते हैं कि संसदीय बोर्ड की मीटिंग में किस तरह की चर्चा होती है, वहां पर वसुंधरा राजे किस तरह से पैरवी कर सकती है और उस पैरवी का कितना असर हो सकता है। तो वो अपने लेवल पर अपनी तैयारी करने में लग गए हैं। अब उनमें से कौन बगावत करेगा, क्या कोई कांग्रेस भी ज्वाइन कर सकता है या अंदर खाने ही कुछ करेगा, तो इस तरह की चीजें अलग अलग जो नेता हैं वसुंधरा राजे खेमे के, वो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। मतलब एक समूह के रूप में जो एक प्रेशर पॉलिटिक्स वसुंधरा खेमे की हमेशा रही कि उनके पास संख्या बल रहा, एक नेता रहा, एक चेहरा रहा, इस बार आप उसको विघटित होते हुए देख रहे हैं कि भाई जो असंतुष्ट हैं वो शायद अपना कुछ मतलब उनको अपनी व्यवस्था देखनी पड़ेगी, उनको उस प्रेशर पॉलिटिक्स का वैसा लाभ पूर्व की तरह नहीं मिलेगा, यूं कह रहे हैं आप? बिल्कुल एक बहुत गंभीर नेता है वसुंधरा राजे खेमे की। उन्होंने एग्जैक्टली यही कहा था कि शायद पार्टी को ऐसा लगता है कि जो चुनाव के परिणाम आएंगे वो बहुत क्लोज आएंगे, 100, 105, 110 तक सीटें हो सकती हैं, और पार्टी ये नहीं चाहती है कि उस 105, 110 में से 20-25 लोग भी वसुंधरा राजे के फेवर के हों। यदि 20-25 में हुए तो वो बिल्कुल एक बार्गेनिंग करने की पोजीशन में आ जाएंगी। तो पार्टी नहीं चाहती है कि वो बार्गेनिंग करने की पोजीशन में भी आए। मुझे लगता है कि जब कांग्रेस की सूची सामने आ जाएगी तब इस बातचीत को और हम लोग और इंटरेक्टिव बना पाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास में उनके कार्ड्स ओपन नहीं हुए हैं ना। और मज़ा आएगा जब कांग्रेस की लिस्ट आएगी और तब हम दोबारा आपसे बात करेंगे। आज आपने वक्त दिया, शुक्रिया सर। अब बात होगी मध्य प्रदेश की, जहां पे चुनाव जैसे जैसे एक एक दिन आगे जा रहा है दिलचस्प ही होता जा रहा है। 230 में से 136 टिकट्स अभी तक के इशू किए हैं सिर्फ एक पार्टी ने, जो कि फिलहाल सरकार में भारतीय जनता पार्टी। 94 टिकट ऐसे हैं जो उन्होंने अनाउंस नहीं किए हैं। इस टिकट से 3-4 चरणों में ये टिकट्स अनाउंस हुए हैं, और जब जब चरण आते गए, जब जब नामों की घोषणा होती गई, तब तब हमने नेता नगरी में उसकी बात की है। हम अपने दर्शकों को पहले बता चुके हैं कि बीजेपी की तैयारी इस बार अपने बिग गन्स को मध्य प्रदेश में उतारने की। नरेंद्र तोमर जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनका टिकट आ गया है। प्रहलाद पटेल अगेन एक केंद्रीय मंत्री, उनका टिकट आ चुका है। फग्गन सिंह कुलस्ते, उनसे विधायकी का चुनाव लड़ने को कहा गया है। अब इस तरह की अटकलें चल रही हैं कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी चुनाव लड़वाया जाएगा। इस तरह के कई और सवाल हैं। जिन लोगों के टिकट्स आए नहीं हैं, जो मंत्री हैं जिनके टिकट नहीं आए हैं, जो विधायक हैं जिनके टिकट नहीं आए हैं, क्या वो नवरात्र के आसपास अपने टिकट की अपेक्षा कर सकते हैं? और कांग्रेस जिस संयम का परिचय दे रही है, कांग्रेस जो समय ले रही है अपने टिकट्स को अनाउंस करने में, जिसका डिफेंस वो दे रहे हैं कि वो श्राद्ध पक्ष की वजह से टिकट्स नहीं अनाउंस करते हैं, क्या इस तर्क में वजन है, या फिर कांग्रेस सोच करके विचार करके किसी दूसरे अलग स्ट्रैटेजी के तहत अपने टिकट्स को अनाउंस करना चाहती है? इन सारे विषयों पे हम बात करेंगे। मनीष जी, पहली तो टिप्पणी मैं आपसे इसी बात पे चाह रहा हूँ कि जो 4 चरणों में टिकट्स अनाउंस हुए हैं, इसमें जो सबसे लेटेस्ट फेज के टिकट्स जो अनाउंस हैं, उसके ऊपर आपकी राय क्या है? क्या देखा बीजेपी ने, क्या सोचकर वो टिकटें दे रही है? जो आम आदमी है या जो थोड़ा सा राजनीति में रुचि रखता है, उसको सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि ये सब वो नाम थे
कि जिनको टिकट मिलना ही थे। हालांकि उसमें कुछ ऐसे जरूर थे कि जिनको शायद, जैसा हम लोगों को बताया जाता था कि साहब सर्वे में फला साहब की रिपोर्ट ठीक नहीं है, फला सर्वे में फला साहब की ठीक नहीं है रिपोर्ट, बट उन साहबों को भी टिकट मिल गया। तो शायद ही पहली बार हुआ होगा निकल के इतने सारे मंत्रियों को फिर से बीजेपी रिपीट कर रही है। अभी अपन उनको माइनस करके चल रहे हैं, बट अभी आप देखिए किसी भी मंत्री का टिकट कटा नहीं, केवल एक आध कोई गया है पहली लिस्ट में, बाकी अभी शायद 8 या 9 अभी जिनकी आना है। एक ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेगी, और 5-7 का तो डाउटफुल है, जो डे 1 से लग रहा है, बट वो लोग भी अपने पूरी प्रयास कर रहे हैं, वो अपनी कोशिशें कर रहे हैं, अपने राजनीतिक आकाओं से प्रयास करा रहे हैं कि उनको टिकट मिले। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो वो था, बहुत दिनों से एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा था कि शायद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये विधानसभा चुनाव नहीं लड़े। तो इसमें वो कंफ्यूजन भी दूर हो गया, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का भी नाम आया, और वो अपनी परंपरागत जो उनकी बुधनी सीट है वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। सर, हमने ये भी देखा कि अब तक के जितने टिकट्स अनाउंस हुए हैं उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ, या जब वो आए उनके उसी अराउंड जितने विधायकों ने कांग्रेस छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी के साथ दिया, दोबारा इलेक्शन लड़ा, वो मंत्री भी बने, 8 विधायकों को टिकट मिला है। हम जानना चाहते हैं कि बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये टिकट्स वहाँ से अनाउंस हो रहे हैं, वो क्या सोच रही है, कितने लोगों को, वो उस घटना को कितनी तवज्जो दे रही है जो बीच में सरकार गिरी, दोबारा सरकार बनी ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों के चलते, क्या उनके परफॉर्मेंस को किस तरह देखा जा रहा है, उनकी क्या जगह रहेगी इस बार जो टिकट वितरण होगा उसके अंदर, और इस अटकल में कितना दम है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस इलेक्शन सीजन में विधायकी का चुनाव लड़ेंगे? लगता है जिस एग्रेशन के साथ या जिस उसके साथ बीजेपी ये वाला चुनाव लड़ रही है, कि जैसे ये चुनाव अगर मान लीजिए नहीं जीते तो बहुत बुरी स्थिति आ जाएगी, 2018 कहीं रिपीट नहीं हो जाए, ये आशंका भी होगी। तो अपने जो बेस्ट कैंडिडेट्स हैं उनको वो मौका दे रही है। मौका देना तो शायद गलत होगा, उनको भी वो चुनावी सवर में उतार रही है। तो लगता है कि सिंधिया जी को भी कहीं ना कहीं से लाया जाएगा। और मुझे एक चीज और है लगती है निखिल के, जैसे छत्तीसगढ़ हमारा पड़ोस का प्रदेश है, छत्तीसगढ़ में जो प्रदेश अध्यक्ष जी थे उनको भी चुनावी सवर पे उतार दिया गया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो भी पहली बार के सांसद हैं, और हमारे मध्य प्रदेश में जो वीडी शर्मा जी हैं वो भी पहली बार के सांसद हैं। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि छत्तीसगढ़, क्योंकि ये भी सुन रहे हैं कि तेलंगाना में किशन रेड्डी शायद बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनको भी चुनाव में उतारा जा सकता है। तो हो सकता है हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी चुनाव लड़े। और सिंधिया जी का मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से उनको बीजेपी कोई ऐसी सीट जो थोड़ा टफ हो पार्टी के लिए, उस सीट से उनको कहीं मौका दिया जाएगा। जब टिकट वितरण होता है तो उसमें अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। एक ऑब्वियसली जो सरकार चल रही है उसके मुखिया हो गए, मुख्यमंत्री, फिर एक संगठन है वीडी शर्मा है, उसके बाद एक सेंट्रल लीडरशिप का अपना एक कि वो मध्य प्रदेश में अपनी पॉलिटिक्स किस तरह से देख रहे हैं, या आने वाले जो 2024 में जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें वो अपनी तैयारी को किस तरह से देख रहे हैं। ये 3 तरह की आकांक्षाएं हैं। आपके हिसाब से, आप भोपाल में ज़्यादा करीब से चीज़ें देख रहे हैं, किस आकांक्षा को ज़्यादा महत्व देते हुए टिकट्स वितरित किए गए हैं, और जो लोकल फीडबैक है या जो लोकल एस्पिरेशन होती है लीडरों की या जो पार्टी प्रमुखों की, उनको कितना वजन दिया गया? मैं अभी फिलहाल बीजेपी की बात कर रहा हूं। जो भी चीजें बोली वो एक आदर्श स्थिति की बात बोली आपने जी, कि लोकल लीडरशिप की बात सुनी जाएगी, संगठन से सलाह ली जाएगी। मुझे याद है कि जब ये जिस लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्रियों और 7 सांसदों का नाम आया था, नरेंद्र सिंह तोमर जी किसी लाइव शो में बैठे थे, और जब उनको किसी ने बताया कि साहब नरेंद्र सिंह जी आपको चुनाव, तो उन्होंने बोला मैं नहीं, कोई नया बच्चा होगा। तो आप ये देखिए कि नरेंद्र सिंह तोमर जो यहाँ चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हैं, बहुत बड़ी पोस्ट है बीजेपी में, और वो भी अनभिज्ञ है कि उनको चुनावी समर में उतारा जाने वाला है। तो इससे एक बात तो साफ हो गई कि स्टेट लीडरशिप या मतलब संगठन या सत्ता, इनसे पूछे बिना हाईकमान ने अपने सर्वे के बेसिस पर ये टिकट दिए हैं। और जाहिर है इसमें जो बड़ा गोल मुझे समझ में आता है वो 2024। जिस तरह से टिकट वितरण, उसको तो देखने का एक तरीका ये हुआ कि आप चुनाव को लेकर सीरियस हैं, इसलिए आप जितने बिग गन्स हैं आपके पास में, जितने बड़े चेहरे हैं, जितने सीनियर लीडर्स हैं, आप उनसे खुद चुनाव लड़ने को कह रहे हैं।
क्या कोई और भी तरीका है इसे देखने का कि वो उस सवाल को भी एड्रेस? कॉमन आदमी इसको इस तरीके से देखता है कि क्या पार्टी को डर लग रहा है। भाई आप ये देखिए कि इसमें कई ऐसे लोग हैं जिनका 4 दशक का पॉलिटिकल कैरियर है और उन्होंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा। अब एक मतलब एट द फैग एंड ऑफ देयर कैरियर, जब उनका कैरियर समाप्ति की ओर पे है, तब आप उनसे बोल रहे हो कि आप जीरो से शुरू करो। और बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि संगठन बहुत मजबूत है। मध्य प्रदेश तो उनका प्रयोगशाला है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के बड़े बड़े और आरएसएस के बड़े बड़े लोग हुए हैं। तो ऐसे स्टेट में क्या कैंडिडेट्स की कमी पड़ गई थी कि हम केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को उतारा जा रहा है? बंगाल का देखिए, मैंने पहले भी आपको रेफरेंस दिया था। बंगाल में ये इसलिए जस्टिफाइड था क्योंकि बंगाल में बीजेपी का वो बेस नहीं है जो मध्य प्रदेश में है। बंगाल में टीएमसी और मार्क्सवादी उन्हीं का पूरा दबदबा है। तो ऐसे में उन्होंने जब पिछले बार 5 सांसदों को उतारा था, उसमें शायद 1-2 केंद्रीय मंत्री भी थे या बनाए गए बाद में, तो वहां ये जस्टिफाइड चीज लगती है। मगर मध्य प्रदेश में जिसमें 18 साल 20 साल से आप बोलिए 15 महीने को छोड़कर भाजपा की सरकार है, भाजपा का संगठन मतलब मिसालें दी जाती हैं कि मध्य प्रदेश का संगठन सबसे अच्छा है, आरएसएस का बेस बहुत अच्छा है यहाँ पर। तो ऐसे में जो कॉमन एक जो आप बोल रहे हो वो भी सही है। ये वैसी ही कहानी है कि आधा गिलास खाली है कि भरा है। ठीक है सर, नरोत्तम मिश्रा ने कहा अभी पिछले दिनों कि हो सकता है कि नवरात्र के आसपास सारे टिकट्स अनाउंस हो जाएं और जो अगली लिस्ट आएगी वो धमाकेदार होगी। कैसे धमाके की तरफ संकेत था गृह मंत्री जी का? मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक जो लिस्ट आई है उसमें सांसदों वाला एक एलिमेंट बहुत सरप्राइजिंग था। सबके लिए था, हम लोगों के लिए भी था। किसी मतलब हम लोगों के लिए क्या, जब सांसद जी को ही नहीं पता था कि उनको चुनाव लड़ाया जाने वाला है। अब जो 93 सीटें हैं, ये वो सीटें रहेंगी कि जिसमें कई विधायकों के और मंत्रियों के टिकट, जो बचे हुए मंत्री हैं उनके टिकट पर तलवार लटकी हुई है। तो इसलिए शायद नरोत्तम जी का इशारा यही हो, क्योंकि अभी तक जितने भी सिटिंग एमएलए थे सबको टिकट दे दिया आपने जी। और इवन सिंधिया समर्थक तो कई हारे हुए भी थे, जैसे इमरती देवी, उनको भी टिकट दे दिए। तो अब जो 94 सीटें हैं, इसमें बड़ा सोच समझ के गुणा भाग लगा के पार्टी टिकट देगी और हो सकता है इसमें कई सरप्राइजिंग चीजें आए जिसकी तरफ नरोत्तम जी इशारा कर रहे हैं। जी, मेरे अंतिम 2 प्रश्न कांग्रेस के टिकट वितरण को लेके हैं सर। मतलब और रादर जो एब्सेंस ऑफ टिकट वितरण है, अभी तक एक भी टिकट अनाउंस नहीं किया है और पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ, उनका ये कहना है कि श्राद्ध पक्ष क्योंकि है इसलिए हमने अभी टिकट अनाउंस नहीं किए, वो उनकी परंपरा नहीं है। हमें जानना चाहते हैं कि ये ठीक है, उनका कांग्रेस का एक एक्सक्यूज़ है, लेकिन क्या इसकी कोई दूसरी वजह भी है? क्या कांग्रेस किसी थॉट में अभी है कि जो लोग आ रहे हैं दूसरी पार्टियों से यहाँ, या जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है, उन लोगों को कैसे अकोमोडेट किया जाए? क्योंकि इससे पहले अभी तक जो बीजेपी में आग लगी थी उस पर कांग्रेस ने हाथ सेके हैं कि आपने जो लोग यहाँ से वहाँ ले गए हैं आप उनको अकोमोडेट करके दिखाइए, क्योंकि आप जब किसी को ले जाते हैं तो फिर आपके अपने लोगों को भी तो वो चीज़ संतुष्ट करती है। यही प्रश्न सारे कांग्रेस के सामने आएंगे, क्योंकि जितने लीडर्स ने कांग्रेस पिछले दिनों ज्वाइन की है, अब उनको इस चीज़ को एड्रेस करना पड़ेगा कि जिसका आपने फूलमाला के साथ स्वागत किया आप उसको टिकट देंगे, या जो पिछले 20 साल से वेट कर रहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो मैं विधायक बनूंगा, उसको टिकट देंगे। बिल्कुल, ये संकट कांग्रेस के सामने रहेगा। और मुझे याद है कि एक शेखावत करके नेता हैं, अपने मालवा से आते हैं, चल रहा था कि वो कांग्रेस में जाने वाले हैं, तो लोकल कांग्रेस नेताओं ने उसका जम के विरोध किया और उसके 3 दिन बाद उन्हें पार्टी ज्वाइन भी कर ली। तो ये अंतर विरोध जो बीजेपी में पिछले बार सिचुएशन थी, या जिसका असर अभी तक बीजेपी में है, वो कांग्रेस को इस बार उससे 2-4 होना पड़ेगा। जहां तक टिकट की बात है, जो हम लोगों की सूचना है उसमें यह है कि करीब 100-125 लोगों को बता दिया गया है कि आपको चुनाव लड़ना है। अच्छा। और आप अपनी तैयारी करिए। बाकी जो बचे हैं 80 से 100 के बीच में जो लोग हैं, उनके बारे में एक्चुअली जो एआईसीसी का सर्वे है उसका जो फैसला होगा, ये वो सीटें हैं जिसपे कंसेंसस नहीं बना है, जिसमें 2 या 3 नामों के पैनल है। तो इसमें फाइनल अथॉरिटी एआईसीसी होगी और ये लिस्ट मुझे लगता है 15 तारीख तक आ जाएगी। सर एक सवाल हम जो डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे हैं उनको लेकर भी पूछना चाहते हैं। उन्होंने अपनी इच्छा जताई है, वो इलेक्शन लड़ना चाहती हैं, त्यागपत्र भी दिया, लेकिन वो अभी तक कबूल हुआ नहीं। और भोपाल में पिछले दिनों हमने वो तस्वीरें देखी, वो एक प्रोटेस्ट करना चाह रही थी मुख्यमंत्री आवास के बाहर, पुलिस ने उन्हें जाने नहीं दिया, वहाँ सिक्योरिटी का भी मसला होता है, लेकिन जिस तरह से उन्हें वहाँ से हिरासत में लिया गया,
जो झूमा झटकी हुई, उनके कपड़े भी उसमें फट गए, या कम से कम कैमरे पे जो नजर आया वो तो यही था। हम जानना चाहते हैं कि क्या एक जनरल ट्रेंड ब्यूरोक्रेसी का यही है, क्योंकि एक त्यागपत्र हुआ है लेकिन जो आपको फीलर्स भोपाल में बैठ के मिल रहे हैं कि वल्लभ भवन में जो बाबू बैठे हैं उनकी थिंकिंग क्या है, उनका इंक्लिनेशन क्या है इस इलेक्शन को लेकर के? या तो जो कुछ मौसम वैज्ञानिक होते हैं पॉलिटिकल, उनको चुनाव परिणामों की पहले से आहट हो जाती है, या ब्यूरोक्रेट्स क्योंकि ग्राउंड से बहुत ज्यादा उनका कनेक्ट रहता है, उनका नेटवर्किंग, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर है तो उसका तहसील तक उसका नेटवर्किंग होता है और उसको फील आता है कि क्या आउटकम होने वाला है। जहां तो मुझे लगता है कि उनको बिल्कुल एहसास होगा कि कौन सी पार्टी इस बार सरकार बनाएगी। एक चीज मैं जरूर क्लियर कर दूं कि इस बार ये जो चुनाव होगा ये 2018 वाला चुनाव नहीं होगा। इसमें जिस पार्टी को भी जो पार्टी सरकार में आएगी वो 130 प्लस आएगी और दूसरा अंडर 100 रहेगी। द रीजन भी कि अगर जिस लाडली बहना पे भाजपा और मुख्यमंत्री जी बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि 1.25 करोड़ महिलाओं को लाभ मिल रहा है उससे, तो अगर ये योजना क्लिक करती है, रादर ये वोटों में ट्रांसलेट होती है, तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट बीजेपी को मिल सकता है। लाडली बहना एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस इलेक्शन में ला सकती है। मगर अभी कल यहाँ प्रियंका गांधी एक बड़ी घोषणा करके गई है कि जो 5th क्लास तक के बच्चे हैं उनको 500 रुपए, उसके बाद 800, 1000 रुपए और 1500 रुपए। कुछ दिनों बाद मध्य प्रदेश में ये आलम हो जाए कि चौराहा पे रोक के पॉलिटिकल पार्टीज जो है वोटर्स को कैश दे के साथ आप हम फलां पार्टी के हैं, आप हमको वोट दीजिए। क्योंकि इस तरह का ये जो साउथ का कल्चर है ये मध्य प्रदेश में इतना कॉमन नहीं था जितना अभी पिछले इस चुनाव में तो बहुत ज्यादा, मतलब पीक पर अपन कह सकते हैं कि अभी तक मैंने तो ऐसा चुनाव नहीं देखा। जिस फ्रीबी पॉलिटिक्स की अगर आप दक्षिण से मध्य प्रदेश की तुलना करें तो मध्य प्रदेश में स्पेशली जब से हमने होश संभाला, ये शिवराज सिंह चौहान सरकार का जो टेन्योर रहा है उसके अंदर जो महिलाओं को लेकर स्पेशली उनकी स्कीम्स है उन्हें फ्रीबी कह के खारिज करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा है कि मध्य प्रदेश का सेक्स रेशियो सुधरा भी है, लेकिन क्या उसकी एक सीमा होनी चाहिए कि आप किस लेवल पे जाकर के स्टेट के रिसोर्सेज को यूज करेंगे। कब वो सोशल बेनिफिट देने के बजाय फ्रीबी हो जाता है, वो एक थ्रेशोल्ड जरूर है जिसके बारे में बीजेपी को भी सोचना है और कांग्रेस भी जो कि लगातार अनाउंस कर रही है उनको भी सोचना है। मुझे लगता है कि सर जब कांग्रेस के टिकट अपने सामने आएंगे तो थोड़ा सा और ज्यादा मजा आएगा बात करने में, तब हम दोबारा आपसे वक्त लेंगे। अभी आपने हमको वक्त दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आ गए नेता नगरी के आखिरी सत्र में, जिसे हम कहते हैं फुर्सत की सलाह। नेशनल अवार्ड विजेता म्यूजिक कंपोजर और सिंगर अमित त्रिवेदी का एक नया एल्बम आ रहा है जिसका नाम है सॉन्ग्स ऑफ ट्रांस 2। इस एल्बम में कुछ 6 गाने हैं। इसी के प्रमोशन के सिलसिले में अमित दी ललन टॉप के न्यूज रूम में भी पहुंचे थे। उनके साथ ललन टॉप बैठकी आप जल्द ही ललन टॉप के ऐप, यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो वेट एंड वॉच वाली स्थिति में रहिए, अपडेटेड रहिए कि हमारा बैठकी का नया एपिसोड कब आ रहा है। अगर आपको अमित त्रिवेदी का काम पसंद है, आप ये जानना चाहते हैं कि अमित त्रिवेदी अपने करियर में किन एक्सपीरियंसेस को पिरोते हुए अपने म्यूज़िक को रचते हैं, तो आपको ये बैठकी का एपिसोड ज़रूर देखना चाहिए। और उनके एल्बम्स, उनके गाने अगर आपको पसंद है तो आपको उनका ये नया एल्बम भी ज़रूर चेकआउट करना चाहिए। इसी नोट पे हम नेता नगरी के इस सत्र को यहाँ कंक्लूड कर रहे हैं, इस सेशन को, इस किस्त को भी यहाँ कंक्लूड कर रहे हैं। आपको ये किस्त कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, ऐसी उम्मीद के साथ अब विदा ले रहे हैं। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।